एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, एक नई दुनिया बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां कल्पना जिंदा होती है। यहां हर मोड़ पर है ड्रामा, पावर और राज। आप देख रहे हैं एनके नॉवल नरेशन, जहां शब्द बनते हैं आपकी दुनिया। ब्रिंग वर्ड्स टू लाइफ। 5 स्कूली छात्राओं ने दरवाजा रोक दिया और मेरे पिताजी को फोन किया। अध्याय 431। आज रात तुम्हारे पापा और मम्मी एक साथ सो रहे हैं। सिस्टम की आवाज़ सुनकर सू चेन बेहद खुश हो गया। उसने पहले सोचा था कि यह सिर्फ एक साधारण लग्जरी विमान है। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह न केवल गोलियों का सामना कर सकता है बल्कि मिसाइलों से भी बचाव कर सकता है। ऐसे में इस विमान से उसके परिवार को आउटलैंड्स ले जाने की सुरक्षा में काफ़ी वृद्धि होगी। बहुत पहले आकाश में विमानों को मार गिराने के लिए गोलियों का उपयोग करने के उदाहरण थे। बाद में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ विमानों को मार गिराने के लिए मिसाइलों का उपयोग करने के उदाहरण सामने आए। कई आतंकवादी विशेष रूप से विमानों पर हमला करने के लिए पोर्टेबल मिसाइलों का उपयोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि पोर्टेबल मिसाइलें सस्ती होती हैं, ले जाने में आसान होती हैं और एक व्यक्ति द्वारा आसानी से ले जाई जा सकती हैं। इसके अलावा हवाई जहाज़ों के बाहरी आवरण की सामग्री आमतौर पर बहुत पतली होती है। मिसाइल हमले की तो बात ही छोड़िए, गोलियां भी इन्हें भेद सकती हैं, जब तक कि इनमें कवच न जोड़ा जाए या अन्य दुर्लभ मिश्रित धातुओं का उपयोग न किया जाए। लेकिन गोलियों से बचना एक बात है, मिसाइलों से बचने की कोशिश करना तो बस बहुत मुश्किल है। क्योंकि मिसाइल की मारक क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए साधारण धातु सामग्री इसकी विनाशकारी शक्ति का सामना नहीं कर सकती। सिस्टम। यह विमान मिसाइलों से अपना बचाव कैसे करता है? इसमें किस प्रकार की गोला बारूद सामग्री का उपयोग किया गया है? एक पुरुष होने के नाते उन्हें इस पहलू में अभी भी बहुत रुचि थी। इसके अलावा जब बाद में उनकी बेटियां इसके बारे में पूछेंगी तो वह उन्हें इस ज्ञान के बारे में समझा सकेंगे। मेजबान। इस विमान में विमान के निचले हिस्से में स्थापित एक एंटी मिसाइल सेल्फ डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। चाहे वह अनियमित बलों द्वारा दागी गई पोर्टेबल मिसाइलें हों या नियमित सेनाओं द्वारा दागी गई लेजर निर्देशित, रडार निर्देशित, इंफ्रारेड निर्देशित, जीपीएस निर्देशित मिसाइलें आदि हों, विमान में स्थापित एंटी मिसाइल सेल्फ डिफेंस सिस्टम द्वारा उन सभी को जाम कर दिया जाएगा, जिससे वे मेजबान के विमान को निशाना बनाने में विफल रहेंगी। इस सिद्धांत को सुनकर सू चेन को पता चल गया कि सिस्टम द्वारा पुरस्कृत यह विमान वास्तव में प्रभावशाली था। क्योंकि यह मिसाइल आत्मरक्षा प्रणाली सीधे मिसाइलों को जाम कर देती है, इसलिए वे उसके विमान को बिल्कुल भी निशाना नहीं बना सकती, इसलिए उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई मिसाइल विमान से टकराती है तो भले ही विमान नष्ट न हो, लेकिन बमबारी की प्रक्रिया फिर भी भयावह होगी। अब इस मिसाइल रोधी आत्मरक्षा प्रणाली के साथ ये कहीं अधिक आरामदायक था। ये सचमुच सिस्टम का ही कमाल है, ये तो वाकई लाजवाब है। मेज़बान। कृपया विमान रखने के स्थान का उल्लेख करें। अभी इसके लिए निर्धारित नहीं है। इतना बड़ा विमान गैराज में नहीं समा पाएगा। जब आउटलैंड्स के लिए उड़ान भरने का समय आएगा तो वह हवाई अड्डे पर एक हैंगर निर्धारित करेगा। समझ गया, मेजबान। सू चेन के सुझाव को सुनकर सू युतोंग और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उनमें से किसी को भी दूसरे पर भरोसा नहीं था। पहले तो उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर सू जिहान इसमें कामयाब हो भी जाती है तो वह कंजूस साबित होगी। दूसरा, उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर सू यनुओ या अन्य बहनें इसे संभालने में कामयाब हो जाती हैं तो वे धन का गबन कर लेंगी। अंत में पांचों बहनों को लगा कि सू चेन द्वारा दिया गया सुझाव सबसे अच्छा था। मामला सुलझ जाने के बाद सू जिहान सबसे पहले अपने कमरे में लौटी और जल्दी से एक पारस्परिक पर्यवेक्षण तालिका तैयार करके उसे सू चेन के सामने समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया। बुरा नहीं है, मेरा हनहान वाकई बहुत होशियार है। इन मामलों को निपटाने के बाद बेटियां एक एक करके अपने कमरों में नहाने और सोने के लिए वापस चली गईं। पिता सू ने सू चेन को कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए अध्ययन कक्ष में बुलाया। चेन, तुम आजकल बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हो। पापा जानते हैं कि ये तुम्हारा संयोग है, लेकिन मम्मी और मुझे चिंता है कि अगर किसी संगठन को पता चल गया कि तुम इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हो तो वे तुम्हें प्रायोगिक अनुसंधान के लिए पकड़ने की हर संभव कोशिश करेंगे। मैं तुम्हें वो तकनीक सिखाने की योजना बना रहा हूं जिससे तुम अपने मार्शल आर्ट के स्तर को छुपा सकोगे। यह आपके मार्शल आर्ट के स्तर को छिपा सकता है। इस समय उसका बेटा एक साधारण व्यक्ति से 1 महीने से भी कम समय में 5वीं श्रेणी के नौसिखिए स्तर पर पहुंच गया था। ये पहले से ही दुनिया को चौंकाने के लिए काफ़ी था। अगर उनका बेटा महज कुछ महीनों में 5वीं रैंक के शुरुआती खिलाड़ी से ग्रैंड मास्टर बन जाता है तो वह निश्चित रूप से वैश्विक ध्यान का केंद्र बन जाएगा। इससे कुछ संगठनों को इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि वे प्रायोगिक अनुसंधान के लिए उसके बेटे को पकड़ने के लिए भारी रकम खर्च करें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जल्दी से सफलता हासिल करके मार्शल आर्टिस्ट कैसे बना जा सकता है। हालांकि वे हिल्टन परिवार, ये परिवार या सू परिवार से नहीं डरते थे, लेकिन कुछ आतंकवादियों से बचाव करना असंभव है। बहुत ज़्यादा चर्चित न होना ही बेहतर है। इसके अलावा हीरोज असेंबली होने वाली है।
कई पारिवारिक प्रतिभागी बेहद गुमनाम हैं, बाहरी लोगों को तो उनके नाम तक नहीं पता, उनके वास्तविक पद के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। इसका उद्देश्य विरोधियों को अचानक चौंका देना और हीरोज असेंबली के दृश्य में उन पर तब हमला करना है जब वे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद न कर रहे हों। यदि किसी की खूबियां बहुत जल्दी उजागर हो जाती हैं, तो विरोधी उन खूबियों से निपटने के लिए विशेष रूप से तरीके खोजेंगे और फिर उन्हें एक एक करके हरा देंगे। क्योंकि हीरोज असेंबली के मार्शल आर्ट अखाड़े में खजानों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अपने पिता को मार्शल आर्ट के स्तर को छिपाने की तकनीक का जिक्र करते हुए सुनकर सू चेन ने गंभीरता से कहा, पिताजी, आपने सब कुछ सोच लिया है। ये ठीक है, मुझे ही नहीं बल्कि वानिक्सू, जिकिंग और हानहान को भी ये तकनीक सीखनी होगी, क्योंकि भविष्य में उनकी प्रगति और उपलब्धियां भी तेजी से होंगी। पिता सू ने सिर हिलाया। मैं पहले तुम्हें सिखाऊंगा, फिर तुम वानिक्सू और दूसरों को सिखा देना। ठीक है। कमरे में फादर सू चेन को अपनी मार्शल आर्ट की क्षमता छिपाने की तकनीक सिखा रहे थे। कमरा नंबर 502 में मू जिकिंग, जो नहाने की तैयारी कर रही थी, बाथरूम में दूध डाल रही थी। उसने दूध को बाथटब में डाल दिया। वह दूध से स्नान करने की तैयारी कर रही थी। अपने आप को सिर से पैर तक, अंदर और बाहर से दूध से अच्छी तरह धोना। इस तरह वह दूध पीने वाली बच्ची बन जाएगी। जब सू चेन उसे गले लगाता था तो वह कभी भी कहीं भी दूध या खुशबू महसूस कर सकता था। इसके बारे में सोचते ही वह प्रेरणा से भर जाती थी। घर में मिल्क पाउडर रखा हुआ था जिसे बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर पी लेते थे। उसने मिल्क पाउडर के डिब्बों को 58 डिग्री सेल्सियस पानी में उबाला और फिर उसे बाथटब में डाल दिया। हालांकि यह थोड़ा खर्चीला था, लेकिन आने वाले दृश्य के बारे में सोचकर उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। वह खूबसूरत उम्मीदों से भरी हुई थी। योजक चिन्ह लिन वानिक्सू बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को दूध पिला रही थी। दोनों बच्चे अपने दूध के डिब्बे की ओर देखने लगे, पलकें झपकाईं और फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके दूध के कई डिब्बे गायब हैं। नन्ही ट्रेजर मुंह फुलाकर बोतल पकड़े दूध पी रही थी और अपनी छोटी उंगली से दूध के डिब्बों की ओर इशारा करते हुए ये या की आवाजें निकाल रही थी। लिन वानिक्सू ने बच्ची की उंगली का पीछा किया, उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नन्ही सी जान, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए दूध का पाउडर काफ़ी है, हम कल और खरीद लेंगे। ये जानकर कि उसे खाने की कमी नहीं होगी, लिटिल ट्रेजर आखिरकार शांत हो गई। वह लगातार दूध पीती रही। आज रात तुम दोनों अपनी चाची के साथ सोओगे, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा के साथ सोएगी, तुम दोनों को अच्छे बच्चे बनकर रहना होगा, ठीक है। दूध पी रहे दोनों बच्चे अचानक रुक गए, एक एक करके दूध पीना बंद कर दिया और लिन वानिक्सू की ओर देखने लगे। फिर बिग ट्रेजर ने बोतल नीचे रख दी, उत्साह से अपने पैर पटके, ताली बजाए और अपने छोटे से मुंह से मीठी आवाज में चिल्लाया, पापा मम्मी टिल्ड हु टिल्ड पापा टिल्ड मम्मी टिल्ड टिल्ड। नन्ही ट्रेजर ने भी वैसा ही किया और चिल्लाए, पापा मम्मी टिल्ड। पफ। लिन वानिक्सू हंसी, उनकी छोटी छोटी नाकें खुजलाईं और प्यार से बोली, तुम दोनों प्यारे बच्चे, क्या तुम अपने पापा और मम्मी को साथ में सोना इतना चाहते हो? तो तुम्हें जल्दी बड़े होना होगा और आगे चलकर अकेले सोना सीखना होगा। इस अध्ययन में सू चेन ने फादर सू द्वारा सिखाई गई अपनी मार्शल आर्ट के स्तर को छिपाने की तकनीक सीखी और सू चेन ने फादर सू को यिन यांग दोहरी साधना तकनीक के बारे में भी बताया। अध्याय 432, उसके होठों पर छूटा एक चुंबन। फादर सू को तकनीक समझाना उनकी सास को समझाने की तुलना में कहीं अधिक सरल और आसान था। उन्होंने फादर सू को कुछ ही वाक्यों में मुख्य बिंदु समझा दिए। पिता सू का बूढ़ा चेहरा थोड़ा लाल हो गया, लेकिन वह वास्तव में इसे अपने बेटे के सामने नहीं दिखा सकते थे, अन्यथा इससे ऐसा प्रतीत होता कि वह एक पिता के रूप में पर्याप्त संयमित नहीं है। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया, बहुत देर हो चुकी है, अपने कमरे में वापस जाओ और सो जाओ। ठीक है। सू चेन ने सिर हिलाया और कमरा नंबर 502 में लौट गया। कमरा नंबर 502 के बैठक कक्ष में बच्चों की देखभाल कर रही लिन वानिक्सू ने सू चेन को अंदर आते देखा और उसका अभिवादन करने ही वाली थी कि अचानक उसकी हालत देखकर वह चौंक गई। वह खड़ी हो गई और बोली, पतिदेव, क्योंकि उसे सू चेन पर किसी भी प्रकार की ची और रक्त शक्ति का एहसास नहीं हो रहा था। इस समय सू चेन बिल्कुल एक आम इंसान की तरह थी। क्या हो रहा था? लिन वानिक्सू तुरंत चिंतित हो गई और तेजी से सू चेन के पास दौड़ी। सू चेन ने उसे दिलासा देते हुए उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, मैं ठीक हूँ। पिताजी ने मुझे अध्ययन कक्ष में बुलाया और मुझे मार्शल आर्ट साधना को छिपाने की एक विशेष तकनीक सिखाई। मैंने अपनी साधना को छिपा लिया है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सू चेन ने कोमल ची और रक्त शक्ति का उत्सर्जन किया। एक ही पल में वह 5वीं श्रेणी का शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट बन गया। ये देखकर लिन वानिक्सू ने खुशी से कहा, पतिदेव, ये तो बहुत बढ़िया है। मार्शल आर्ट साधना को छुपाने की इस तकनीक से भविष्य में आप चाहे कितनी भी तेजी से प्रगति करें, दूसरों को पता नहीं चलेगा। आप शांति से ग्रैंड मास्टर स्तर तक साधना कर सकते हैं। मुझे पहले चिंता थी कि आपकी प्रगति की गति बहुत तेज है और इससे कुछ सन की शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित हो सकता है, जो खतरनाक हो सकता है।
अब जब हमारे पास ये तकनीक है तो ये बहुत अच्छा है। वैसे मेरे पति, क्या हनहान और बाकी लोग इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं? वे भी बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं और वे छात्र हैं। साथ ही सभी 5 बहनें एक साथ प्रगति कर रही हैं, इससे आसानी से सनसनी फैल सकती है। हम बिल्कुल हनहान और बाकी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम और जिकिंग को भी इसका अभ्यास करना चाहिए। हम दोनों भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, तुम दोनों मेरी पत्नियां हो, इसलिए बेशक तुम इसका अभ्यास कर सकती हो। वाह, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे पतिदेव टिल्डर टिल्डर। ये कहते हुए लिन वानिक्सू अपने पंजों पर खड़ी हो गई और सुचेन के गाल पर एक चुंबन दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, पतिदेव, तो मैं जिकिंग के साथ आपकी इस खूबसूरत रात में खलल नहीं डालूंगी। मैं बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को कमरा नंबर 501 में आराम करने के लिए ले जाऊंगी। आज रात कमरे नंबर 502 में सिर्फ आप और जिकिंग ही रहेंगे। आप दोनों जितना चाहें उतना मस्ती कर सकते हैं। हा 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 टिल्डर। जिकिंग उसी समय नहाकर बाहर आए और उसने लिन वानिक्सू की बातें सुनी, जिससे उसका छोटा सा चेहरा पल भर में लाल हो गया। हलचल सुनकर लिन वानिक्सू ने मुड़कर देखा तो जिकिंग शर्मा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए जिकिंग को लड़ने का इशारा किया और फिर बैठक में लौटकर दूध पी चुके बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को गोद में उठाया, दोनों बच्चों को चूमा और मुस्कुराते हुए कहा, बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर, चलो चलते हैं। आंटी के साथ सो जाओ। आज रात हम पापा मम्मी को परेशान नहीं करेंगे। चूंकि दोनों बच्चे पेट भर खा पी चुके थे, इसलिए उन्हें थोड़ी नींद आने लगी थी। वे जम्हाई ले रहे थे और अपने छोटे हाथों से अपनी आंखें मल रहे थे, जो देखने में बेहद प्यारे लग रहे थे। सुचेन बारी बारी से उन्हें गोद में लेकर कुछ देर तक उनके साथ खेलती रही, फिर लिन वानिक्सू को उन्हें कमरा नंबर 501 में ले जाने में मदद की। कमरा नंबर 502 में लौटकर उसने देखा कि जिकिंग बैठक में सोफे के पास लाल शराब डाल रही थी। कमरे की रोशनी भी पहले की गर्मागर्म रोशनी से बदलकर नर्म, रोमांटिक, रंगीन रोशनी में कर दी गई थी, जिसके साथ मधुर हल्का संगीत भी बज रहा था। सुचेन ने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद किया, सोफे पर आए, जिकिंग के हाथ से रेड वाइन की बोतल ली और धीरे से कहा, मुझे पीने दो। जब वह बोल रहा था तभी उसे जिकिंग से आती हुई हल्की सी खुशबू भी महसूस हुई। ये खुशबू बहुत ही मनमोहक थी, बिल्कुल वैसी ही दूधिया खुशबू जैसी बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को गोद में लेने पर आती थी, बहुत ही कोमल और गर्म। दोनों प्याले भरने के बाद उसने एक प्याला जिकिंग को दे दिया। दोनों सोफे पर बैठ गए, अपने गिलास उठाए, उन्हें आपस में टकराया और फिर धीरे धीरे शराब की चुस्की ली। क्योंकि दोनों को पता था कि आज रात क्या होने वाला है, इसलिए माहौल स्वाभाविक रूप से बहुत रोमांटिक था। जिकिंग के खूबसूरत चेहरे को कोमल, गर्म रोशनी में देखकर सुचेन बहुत भावुक हो गया। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बचपन की प्रेमिका, जो उन्हें भाई सुचेन कहकर उनके पीछे पीछे घूमती थी, जो थोड़ी गोलमटोल और सांवली थी, अब इतनी सुंदर और आकर्षक महिला बन जाएगी। और अब वह उसकी पत्नी भी बन चुकी थी। आज रात वे दोनों पति पत्नी के रीति रिवाज निभाने वाले थे। इस बारे में सोचते ही उसका दिल धड़कने लगा। रेड वाइन के कुछ घूंट पीने के बाद उसने जिकिंग के कान के पास लटकते बालों की लटों को हटाया और उन्हें उसके कान के पीछे कर दिया। जिकिंग ने अपनी बाहें उठाईं, सुचेन को देखते हुए उसकी खूबसूरत आंखें एक झिलमिलाती रोशनी से भर गईं। भाई सुचेन, उसने धीरे से पुकारा। सुचेन ने अपने अंगूठे से उसके छोटे से चेहरे को सहलाया और सिर हिलाया। हमारे परिवार की जिकिंग छोटी बच्ची बड़ी हो गई है। भाई सुचेन, मैं तैयार हूँ, जिकिंग ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। वाइन का ये गिलास खत्म करो। क्या हमें क्रॉस कप वाली वाइन मिल सकती है? बिल्कुल। दोनों ने क्रॉस प्याले में रखी शराब पी। जिकिंग ने खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया, सुचेन के कंधे पर धीरे से झुक गई और उसे अपना हाथ थामने और कंधे सहलाने दिया, जबकि वे जिकिंग द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई फिल्म देख रहे थे। यह उन संसाधनों में से एक था जो उसकी मां ने उसे भेजे थे। वह इसे पहले ही एक बार छुपकर देख चुकी थी। इससे उसका चेहरा लाल हो गया और दिल की धड़कन तेज हो गई। फिल्म में मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री कई दिनों तक एक दूसरे से अलग रहे थे और जब वे फिर से मिले तो उन्होंने तुरंत एक भावुक चुंबन साझा किया। जिकिंग ने स्पष्ट रूप से सुचेन की ओर देखा। उसने संयोगवश सुचेन के सुंदर चेहरे को नीचे झुकते हुए देखा, जो उसकी दृष्टि में बड़ा होता जा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुचेन के होठों को अपने होठों पर महसूस किया। आज रात खिड़की के बाहर एक चमकीला चांद था, जिसने उत्तर के बर्फीले दृश्यों में एक गर्मजोशी भरा रोमांटिक स्पर्श जोड़ दिया। योजक चिन्ह। इसी बीच लिन परिवार के घर पर लिन काइवू हौंफते हुए बिस्तर पर गिर पड़ी। उनके चेहरे पर विजय की मुस्कान साफ झलक रही थी। इस बार देखते हैं कि लू बियून अब भी उस पर अपनी शेरनी की दहाड़ का इस्तेमाल करेगी या खाने की मेज पर दूसरे पुरुषों को खाना परोसेगी। लू बियून इस समय ध्यान केंद्रित कर रही थी, तभी उसने अपनी आंखें खोली और भौहें सिकुड़ी। वह असमंजस में थी। सुचेन के बताए अनुसार तकनीक का अभ्यास करने के बाद भी उसे अपनी ताकत में कोई वृद्धि क्यों महसूस नहीं हुई।
किसी एक चरण में कोई समस्या जरूर है, लेकिन आधी रात का समय था, इसलिए सुचेन को वीचैट संदेश भेजकर पूछना उचित नहीं था। कल तक इंतजार करें। वह इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे फिर से प्रयास करना चाहिए, अपनी सांस लेने की गति को लिन काइवू की गति से मिलाते हुए। इससे वह मन और प्रकृति की एकता की अवस्था तक पहुंच सकेगी। ये सोचकर वह तुरंत जोश से भर उठी और लिन काइवू से बोली, बूढ़ी लिन, क्या घर में और ड्यूरेक्स है? हाँ। कितने? लगभग 3 बचे हैं। ठीक है, चलो आज रात इन सभी का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या? लिन काइवू चौंक गया। एक डिब्बे में कुल 12 थे, उन्होंने पहले ही 9 का इस्तेमाल कर लिया था और वह बाकी 3 का भी इस्तेमाल करना चाहती थी। वो कहावत क्या थी? केवल थका हुआ बैल कभी भी मुरझाया हुआ खेत नहीं। अगली सुबह लू बियुन तरोताजा महसूस करते हुए नाश्ता बनाने के लिए बिस्तर से उठी, जबकि लिन काइवू कमजोर होकर बिस्तर पर लेटी हुई थी और पूरी तरह से थकी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने जीवन से सारी उम्मीदें खो दी हों। अध्याय 433। लिन काइवू बिस्तर से उठने में असमर्थ। तीसरा अपडेट। उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी अचानक इस काम को लेकर इतनी उत्साहित क्यों हो गई थी। हालांकि पिछली बार के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह धीरे धीरे ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंचने के कगार पर है। लेकिन उसे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसके दोनों पैर कांप रहे थे। वह आज बिस्तर से बिल्कुल भी नहीं उठ पाएगा। कल तक वह बड़े ही आत्मविश्वास से भरा हुआ था और लू बियुन को बिस्तर से उठने में असमर्थ बनाने की कसम खा रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद बिस्तर से उठने में असमर्थ हो जाएगा। डिंग, मू शेंगिंग का संदेश। ओल्ड लिन, मुझे आज एक शतरंज का हॉल मिला है जिसमें कई शतरंज के उस्ताद हैं। चलो खेलते हैं। नहीं, क्यों नहीं? मैं ऐसा नहीं करना चाहता। क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो? नहीं, तो मैं उनसे कहूं कि वे आपके घर शतरंज खेलने आएं। कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर पर नहीं हूं। लेकिन मेरे व्यापक डेटा से पता चलता है कि आप घर पर हैं। मेरी आत्मा को घर नहीं मिला। ठीक है, मैं अब तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं शून्य में भटकने जा रहा हूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुचेन की तरफ। एक ही रात में मू जिकिंग ने चौथी कक्षा के मध्यवर्ती स्तर से चौथी कक्षा के उन्नत स्तर तक की प्रगति हासिल कर ली। वे दोनों एक दूसरे से अलग हुए बिना कमरे से बाहर निकले और कमरा नंबर 501 में लौट गए। कमरा नंबर 501 में बेटियां ऊपर के जिम में व्यायाम कर रही थीं, जबकि मासू और लिन वानिक्सू रसोई में व्यस्त थीं। फादर सू लिविंग रूम में मुस्कुराते हुए फ़ोन कॉल ले रहे थे। उनके दोस्त उन्हें एक एक करके फ़ोन कर रहे थे। उन सभी ने कहा कि वे दोपहर तक शाही राजधानी पहुंच जाएंगे और फिर साथ में दोपहर का भोजन करेंगे। फादर सू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, होटल आपके लिए पहले ही बुक हो चुका है। बस रिसेप्शन पर अपना पहचान पत्र दिखाए, आपको अपने कमरे की चाबी मिल जाएगी। हमारा पूरा परिवार दोपहर को वहां मौजूद रहेगा। पिछली बार जब पिता सू और माता सू ने एसकेपी मॉल में गुवान शाओफान को देखा था, तो गुवान शाओफान ने पिता सू के पुराने सहयोगियों और दोस्तों को एक एक करके फ़ोन किया और उन्हें शाही राजधानी आने का निमंत्रण दिया। पुराने सहकर्मियों और दोस्तों द्वारा स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए फादर सू को फ़ोन करने के बाद फादर सू ने शाही राजधानी में एक सभा आयोजित करने के लिए सहर्ष सहमति व्यक्त की और उनके भोजन, आवास और यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं कर दीं। फ़ोन पर बात खत्म करने के बाद फादर सू ने सुचेन और मू जिकिंग को अंदर आते देखा। उनकी निगाहें मू जिकिंग पर टिक गईं। उन्होंने आश्चर्य से कहा, जिकिंग, तुम चौथी कक्षा में हो? मू जिकिंग ने शर्माते हुए सुचेन की ओर देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, जी पिताजी, मैं चौथी कक्षा में आगे बढ़ गई हूँ। ये सब सुचेन भाई की वजह से है। मैं रसोई में जाकर माँ और बहन वानिक्सू की मदद करती हूँ। इतना कहकर मू जिकिंग शर्माते हुए रसोई में चली गई। सुचेन ने स्नेह भरी मुस्कान बिखेरी और फिर पिताजी सू के साथ चाय पीने के लिए बैठक कक्ष में चली गई। सुचेन ने फादर सू से पूछा कि क्या उन्होंने कल रात उस साधना विधि का प्रयोग नहीं किया था। तब पिता सू को यिन यांग साधना पद्धति याद आई जिसके बारे में उनके बेटे ने उन्हें पिछली रात बताया था। उन्होंने शांत भाव से चाय की एक घूंट ली और कहा, तुम्हारी माँ और मैं पहले ही इतने बूढ़े हो चुके हैं, हमें इन सब बातों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हारी यह साधना विधि वाकई अद्भुत है। महज एक रात में जिकिंग ने चौथी कक्षा के मध्यवर्ती स्तर को पार कर लिया। वह निश्चित रूप से अपने बेटे को पिछली रात की शर्मनाक घटना के बारे में नहीं बताएगा। कल रात उनका मूल इरादा अपने बेटे द्वारा बताए गए खेती के तरीके को आजमाने का था। हालांकि जब वह नहाकर बिस्तर पर लेटा तो उसने पाया कि मासू पहले ही सो चुकी थीं। वह माता सू को जगाकर ये तो नहीं कह सकता था, उठो चलो चलते हैं, सो मत, साधना का अभ्यास करें। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। अब अपने बेटे के पक्ष पर इसका असर देखकर उसने आज रात फिर से मासू से इस बारे में बात करने का फैसला किया। उसमें सुधार हुआ या नहीं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वह पहले ही इंटरमीडिएट ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखना था कि क्या इससे मदर सू को सुधार करने में मदद मिल सकती है।
सू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, माँ ने अभी तक ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल नहीं किया है। आप माँ के साथ इस साधना विधि का अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप इस विधि को पूर्ण निपुणता तक पहुंचाते हैं तो छठी श्रेणी की उन्नत अवस्था प्राप्त करने के बाद माँ एक ही बार में ग्रैंड मास्टर के स्तर तक पहुंच सकती हैं। इसका तो बहुत ही शानदार असर होता है। फादर सू सचमुच हैरान रह गए, क्योंकि ग्रैंड मास्टर बनना वाकई एक बहुत बड़ी बाधा है। उस ज्ञान और ग्रैंड मास्टर मानसिकता के बिना कई मार्शल आर्टिस्ट छठे स्तर पर ही अटक जाते हैं और आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। सू चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, हम ठीक है, पिताजी को पता है। मैं आज रात तुम्हारी माँ के साथ अभ्यास करूंगा। वे जल्द ही बाह्य लोक जाने वाले थे और परिवार में और अधिक ग्रैंड मास्टर होने से उनकी समग्र शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। खतरनाक बाहरी क्षेत्र में ये सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत भी प्रदान करेगा। तभी फादर सू का फोन फिर से बजा। एक और पुराने दोस्त का फोन था। वह फोन उठाने के लिए बालकनी में गए। सू चेन अपनी बेटियों को मार्शल आर्ट के स्तर को छिपाने की साधना विधि सिखाने के लिए ऊपर चला गया। जब बेटियों को पता चला कि वे भी इसे सीख सकती हैं तो उन सभी ने खुशी खुशी सीखने की इच्छा व्यक्त की। अब से मैं सुआ होने का नाटक करके बाघ को खा सकती हूँ। सू यूयू ने उत्साह से अपनी छोटी गुलाबी मुट्ठी लहराए और खुशी से चिल्लाए। सू केक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे पांचवें, क्या तुम सचमुच सुअर बनना चाहते हो? सुअर के बच्चे भी प्यारे होते हैं तिल्द, सू यूयू ने पलकें झपकाते हुए कहा। हालांकि लिन वानिक्सू और उसकी 5 बेटियों ने उस समय अपेक्षाकृत कठिन जीवन व्यतीत किया था, लेकिन उन 5 बेटियों ने कभी भी सही मायने में ग्रामीण जीवन का अनुभव नहीं किया था और न ही उन्होंने कभी असली सुअर देखे थे। उन्होंने जिन सुअरों को देखा था वे मैकडुल द पिग नामक कार्टून के थे। छोटा सुअर मैकडुल बहुत प्यारा था, इसलिए सू यूयू की नज़र में सुअर भी बहुत प्यारे थे। सू यनुओं को सुअर बाड़े में एक असली सुअर की तस्वीर मिली और उसने उसे सू यूयू को दिखाते हुए कहा, कैसा लगा? प्यारा है ना? अरे अरे अरे, दूसरी बहन, तुम बहुत निर्दयी हो। मेरे मन में सुअरों की प्यारी छवि को खराब मत करो। तुमने जानबूझकर उन्हें बदसूरत बनाया होगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। प्योर सू यूयू ने अपनी बात समाप्त की और सू चेन के पास दौड़कर उनसे अपने मार्शल आर्ट के स्तर को छिपाने की साधना विधि सिखाने का अनुरोध किया। सू चेन अपनी बेटियों को एक दूसरे को चिढ़ाते हुए देख रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, सब लोग पंक्ति में लग जाओ। हम साधना विधि सीखना शुरू करेंगे। सू ये को ये साधना विधि संयोगवश प्राप्त हुई थी, जिसे उसने बाह्यलोक में एक सड़क विक्रेता से खरीदा था। इसकी खेती करना बहुत आसान था, इसलिए नाश्ते के समय तक सभी 5 बेटियों ने इसे सीख लिया था। लिन वानिक्सू सबको नाश्ते के लिए बुलाने आए। सू यूयू उत्साह से दौड़कर लिन वानिक्सू के पास गई और सू चेन से सीखी हुई साधना विधि का प्रदर्शन करने लगी। लिन वानिक्सू ये देखकर बहुत खुश हुई कि उसकी सभी बेटियों ने साधना की यह विधि सीख ली है और उसने कहा, चलो नाश्ता करने के लिए नीचे चलते हैं। हम बेटियां एक एक करके नाश्ता करने के लिए नीचे दौड़ीं। सू चेन ने लिन वानिक्सू से कहा, वानिक्सू, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है, लिन वानिक्सू ने सिर हिलाया और फिर इशारे से पूछा, पतिदेव, मैंने जिकिंग को 4th कक्षा में पहुंचते देखा। क्या कल रात आप दोनों के बीच कई लड़ाइयां हुईं? कितनी बार? सू चेन मुस्कुराए और लिन वानिक्सू के सिर पर थपथपाते हुए बोली, तुम बहुत जिज्ञासु हो। मैं तुम्हें आज रात बताऊंगी। लिन वानिक्सू की आंखें चमक उठीं। पतिदेव, क्या आप आज रात मेरे साथ साधना करेंगे? ठीक है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। ओह, वैसे पतिदेव, अपना फ़ोन चेक कर लीजिए। माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने आपको वीचैट पर मैसेज भेजा था और आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मैंने माँ से पूछा कि उन्होंने तुमसे क्या कहा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। अपना फ़ोन चेक करना और मम्मी को जवाब देना याद रखना। ठीक है। अभी कुछ देर पहले तक वह पूरी लगन से अपनी बेटियों को साधना विधि सिखा रहे थे और उन्होंने अपने फ़ोन की तरफ देखा तक नहीं था। हालांकि बिना देखे ही उसे पता चल गया था कि उसकी सास ने उसे क्या संदेश भेजा है। अध्याय 434, एक सुहावनी सुबह। उसने अपना फ़ोन निकाला और जैसे ही उसने स्क्रीन अनलॉक की, उसे अपनी सास लू बियुन के 20 से अधिक वीचैट संदेश दिखाई दिए। उसने चेहरे की पहचान का उपयोग करके इसे अनलॉक किया, फिर लू बियुन के साथ चैट विंडो में प्रवेश किया। चेन, कल रात माँ ने साधना विधि का अभ्यास किया, लेकिन कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। मैंने 10 से अधिक बार अभ्यास किया, लेकिन केवल आखिरी 2 बार ही थोड़ा असर दिखा। हालांकि इसका असर काफ़ी कमज़ोर था, फिर भी माँ को लगा कि कुछ प्रगति हुई है। मम्मी ने कल रात ये आसन किए थे। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें कोई समस्या तो नहीं है? सू चेन ने 20 से अधिक संदेशों को पढ़ना समाप्त कर लिया और जैसे जैसे वह आगे पढ़ता गया, उसका चेहरा और भी विचित्र होता गया। आखिरकार उसने संदेशों से भरी स्क्रीन को साफ किया और लू बियुन को जवाब दिया, मैं इस बारे में पिताजी से बात करूंगा। पुरुषों के लिए इस तरह की बातों पर आपस में चर्चा करना बेहतर है। अपनी सास से इस बारे में बात करना बिल्कुल अनुचित था। इसके अलावा उसकी सास तो बेहद गुस्सैल है। एक ही रात में 10 से ज़्यादा बार
उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके ससुर के पैर इतने ज्यादा कांप रहे थे कि अब वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। उस दृश्य के बारे में सोचते हुए वह कुछ निर्दयतापूर्ण ढंग से हंसा। लू बियुन ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया। चेन चेन, मुझे लगता है कि अगर मैं हर दिन इसी तरह साधना करता रहूं तो मुझे निश्चित रूप से छठे मध्यवर्ती स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लू बियुन को संदेश भेजने के बाद सू चेन ने लिन वानिक्सू को पहले नीचे जाने के लिए कहा, जबकि उसने जिम से अपने ससुर लिन काइवू को फोन किया, क्योंकि जिम में ध्वनिरोध की अच्छी व्यवस्था थी। आखिरकार इस तरह का मामला सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त नहीं है। सू चेन की बातें सुनकर लिन काइवू पूरी तरह से अचंभित दिखाई दी। फिर उसने हैरानी से कहा, आखिरकार उसे समझ आ गया। पता चला कि उसके दामाद ने ही उसे बर्बाद कर दिया था। उन्होंने गंभीरतापूर्वक सू चेन से कहा, चेन चेन, क्या इस प्रकार की साधना पद्धति की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? अपने ससुर जी के शरीर को ध्यान में रखते हुए सू चेन ने सलाह को थोड़ा बदलकर कहा, हम दिन में 3 बार से ज्यादा मत लेना। 3 बार? इतनी कम बार? अच्छा, हाँ, सिर्फ 3 बार, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, चेन चेन, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे भी कल रात साधना करने के बाद हल्का सा आभास हो रहा है कि मैं ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने ही वाला हूं। हाँ, मैं अभी व्यायाम कर रहा हूं और मेरा शरीर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल है। लिन काइवू अपने दामाद को यह बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि उसके पैर अभी भी कांप रहे हैं और वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। यह अच्छी बात है पिताजी, मैंने आपको जो मुख्य बातें बताई थी उन्हें याद रखना ताकि अनावश्यक भटकावों से बचा जा सके। कोई बात नहीं, धन्यवाद चेन चेन। स्वागत है, मैं अब नाश्ता करने जा रहा हूँ। ठीक है, योजक चिन्ह। सू चेन ने अपने परिवार के साथ नाश्ता समाप्त करने के बाद लिन वानिक्सू और मुजिकिंग को अपनी साधना के स्तर को छिपाने की विधि सिखाई। दोनों ने जल्दी ही सीख लिया। इसके बाद सू चेन ने सभी को ग्लेज्ड गोल्डन बॉडी आर्ट नामक मार्शल कला सिखाई। सू यनुओ और अन्य लोगों ने उत्साह से अपनी मुट्ठियां लहराईं, वे इस मार्शल कला को सीखना चाहते थे। सू केक्सिन ने कमजोर स्वर में हाथ उठाया और सू चेन से पूछा, पिताजी, इस मार्शल आर्ट को सीखने के बाद क्या मेरा शरीर सोने की तरह कठोर हो जाएगा? सू यनुओ ने पूछा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैं अपनी सुडौल काया को बनाए रखना चाहती हूँ। सू केक्सिन विलाप करते हुए बोली, वह एक लड़की है, उसकी आकृति का क्या? सू यनुओ, जो केवल मजबूत बनना चाहती थी, पूरी तरह से भ्रमित दिखी। ये किस प्रकार की नवीन विचार प्रक्रिया है? डैडी की ग्लेज्ड गोल्डन बॉडी आर्ट तो कमाल की है। ये परिवार की अद्वितीय और सर्वोत्कृष्ट कला ब्लेजिंग फ्लेम फिस्ट भी न सिर्फ ग्लेज्ड गोल्डन बॉडी आर्ट को तोड़ नहीं पाई बल्कि उस पर पलटवार हो गई। ये साधना विधि वाकई अद्भुत है। फिर भी उनकी तीसरी बहन को चिंता थी कि इसे करने से उसका शरीर कठोर हो जाएगा। अपनी बेटी की चिंता सुनकर सू चेन मुस्कुराया और समझाया कि शिन, शारीरिक शक्ति और कोमल शरीर में कोई विरोधाभास नहीं है। उदाहरण के लिए, तुम अब एक मार्शल आर्टिस्ट हो और तुम्हारा शरीर पहले से ही इतना मजबूत हो चुका है कि यह एक आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर तुम अपनी त्वचा को छुओ तो क्या वह पहले की तरह ही कोमल नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी त्वचा को छू भी नहीं सकती, है ना? सू केक्सिन ने सू चेन को ये कहते हुए सुनते ही तुरंत अपने हाथ से अपनी त्वचा को छूकर सिर हिलाया और कहा, पापा, मुझे लगता है कि इसकी बनावट अभी भी वैसी ही है। तो ग्लेज्ड गोल्डन बॉडी आर्ट मार्शल स्किल एक ही है। इसे सफलतापूर्वक सीखने के बाद इस स्किल का उपयोग करने से न केवल आपकी त्वचा बदसूरत होने से बचेगी, बल्कि यह आपकी त्वचा को क्रिस्टलीय और पारदर्शी, चमकदार जैड की तरह दिखने में भी मदद करेगी। देखो, ये कहते हुए सू चेन ने अपनी बेटियों के लिए मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। जब लिन वानिक्सू अपनी बेटियों को बचपन में चीजें सिखाते थे तो वे अक्सर लाखों सवाल पूछती थीं। उन्होंने पहले कभी इस तरह का जीवन नहीं जिया था, लेकिन अब जब वे इसे जीना शुरू कर रहे थे तो उन्हें बहुत धैर्य महसूस हुआ और बच्चों के पालन पोषण का संतोष भी मिला। उस दिन जब सू चेन ने ग्लेज्ड गोल्डन बॉडी आर्ट का प्रदर्शन किया, सू केक्सिन बहुत दूर थी। उसने सू चेन के चारों ओर केवल स्वर्णिम धर्म प्रतिमा देखी, सू चेन की त्वचा नहीं। अब इसे करीब से देखकर वह उत्साहित हो गई, पापा, मैं इसे सीखना चाहती हूँ। ये कितना सुंदर है, ये सचमुच जैड की तरह क्रिस्टलीय और पारदर्शी है। ठीक है, सू चेन ने सभी को ग्लेज्ड गोल्डन बॉडी आर्ट सीखने में मार्गदर्शन करना जारी रखा। हालांकि पिता सू पहले ही मध्यवर्ती ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के मार्शल कौशल की असाधारणता को भी पहचाना, इसलिए उन्होंने भी उसका अनुसरण किया और उसे सीखा। माता सू, लिन वानिक्सू और मुजिकिंग भी पढ़ाई कर रही थीं। सू जिहान, सू यनुओ, सू युतोंग और सू युयू केवल शक्तिशाली बनना चाहती थीं, चाहे इस मार्शल कला से उनकी त्वचा को कितना भी नुकसान क्यों न हो। वे सभी कड़ी मेहनत कर रहे थे और लगन से पढ़ाई कर रहे थे। बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर रेंगने वाली चटाई पर निष्क्रिय नहीं बैठे थे।
वे उत्सुकता से पापा, मम्मी, आंटियों, दादा दादी और बहनों को विभिन्न मुद्राएं करते हुए देख रहे थे और वे दोनों भी रेंगने वाली चटाई पर उनकी नकल कर रहे थे। हालांकि दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे थे और वे गलती से अपनी पीठ के बल गिर जाते थे। फिर वे नन्ही गेंदों की तरह मेहनत से लुढ़क कर वापस आ जाते और आगे बढ़ते रहते। वे बेहद प्यारे थे। सू चेन उन्हें देखता रहा और उम्मीद करता रहा कि दोनों बच्चे जल्दी बड़े हो जाएं ताकि वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में मार्गदर्शन कर सके। ग्लेज्ड गोल्डन बॉडी आर्ट मार्शल कला का अभ्यास करना कठिन था। सुबह 10 बजे तक केवल फादर सू ही इसे थोड़ा बहुत समझ पाए थे, बाकी किसी ने भी कुछ खास प्रगति नहीं की थी। पिता सू ने देखा कि समय नजदीक आ रहा है और उन्होंने सू चेन से कहा, चेन चेन अंकल, वो और बाकी लोग लगभग होटल पहुंच चुके हैं, चलो निकलने की तैयारी करते हैं। फादर सू ने जिस होटल में कमरा बुक किया था वह सू चेन के घर के पास एक 5 सितारा होटल था, रिट्स कार्ल्टन होटल। ठीक है, सब लोग नहा लो, फिर हम चलेंगे। सू चेन ने सिर हिलाया। फिर वह मुस्कुराते हुए तेजी से बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर के पास गया, झुका और दोनों बच्चों को उठा लिया। दोनों शिशुओं को भी पसीना आ रहा था और उनके गोरे कोमल छोटे चेहरे लाल हो गए थे। सू चेन ने दोनों बच्चों के गालों पर चुंबन किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों भी पापा के साथ साधना करना चाहते हो? करो भाई, डैडी। हो, जी जी। बिग ट्रेजर ने अपनी छोटी मुट्ठियां ऐसे लहराईं जैसे हवा में मुक्का मार रहा हो। सू चेन मुस्कुराई और बोली, थोड़ा और बड़े हो जाओ। जब तुम 1 साल की हो जाओगी तो पापा तुम्हारे लिए फाउंडेशन की स्थापना करेंगे और फिर हम साथ में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है? सू चेन बच्चों को गोद में लेकर नीचे जाते समय उन्हें छेड़ रही थी। वहां का माहौल बेहद गर्म था। अध्याय 435, पिताजी का कक्षा पुनर्मिलन। सभी लोग नहा चुके थे और म्यूजिकिंग ने बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को बड़े प्यारे ढंग से कपड़े पहनाए थे, जिनमें उत्सव और सौभाग्य का प्रतीक चमकीले लाल सूती गद्देदार जैकेट शामिल थे। 5 सिस्टर्स ने एक ही स्टाइल की लेकिन अलग अलग रंगों की डाउन जैकेट पहनी थी। लिन वानिक्स्यू और म्यूजिकिंग ने लंबी डाउन जैकेट पहनी हुई थी। माँ, आप तो काफी जवान लग रही हैं, लिन वानिक्सू ने माँ सू को बाहर आते देख सुखद आश्चर्य से कहा। सू चेन द्वारा तैयार की गई पारंपरिक चीनी औषधि का उपयोग करने के बाद सू माता वास्तव में कम से कम 3 साल छोटी लग रही थीं। आज उन्होंने जो हल्का मेकअप किया था उसके साथ वे कुल मिलाकर कम से कम 5 साल छोटी दिख रही थीं। इसके अलावा चूंकि सू चेन ने पहले ही एसकेपी स्टोर से पिता सू और माता सू के लिए स्टाइलिश कपड़े खरीदे थे, ऐसे कपड़े जो सामग्री और डिज़ाइन दोनों में फैशनेबल थे, इसलिए माता सू का सामाजिक स्तर एक बार फिर काफ़ी बढ़ गया था। जब माँ सू बाहर निकली तो उनके बगल में खड़े पिता सू के चेहरे पर पूरे समय उदासी छाई रही। माँ सू ने लिन वानिक्सू और म्यूजिकिंग के सामने घूमते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, ये कैसा दिख रहा है? ये सिर्फ ठीक नहीं है, ये बेहद खूबसूरत है, म्यूजिकिंग ने प्रशंसा की। मासू अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुई, फिर मुस्कुराते हुए बगल में बैठे पितासू को घूरते हुए बोली, अभी तुम्हारे पिताजी ने कहा कि यह पोशाक अच्छी नहीं लग रही है और मुझे काली, बुजुर्ग महिला शैली की जैकेट पहनने को कहा। मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब वह रूठ गए हैं। सू चेन हंसते हुए एक हाथ से मासू के कंधे और दूसरे हाथ से पितासू के कंधे पर थपथपाते हुए बोली, माँ, पिताजी को बस डर है कि आज आप ज्यादा ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेंगी और उन्हें असुरक्षा महसूस हो रही है। मासू ने सबके सामने पितासू की गर्दन में हाथ डालकर उन्हें गाल पर चुंबन दिया और फिर ठुड्डी ऊपर उठाकर कहा, बूढ़े सू, क्या अब आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सूजिहान और बाकी सबने अपनी आंखें ढक लीं और खुशी से चिल्लाते हुए कहा, दादी, आप कुत्ते का खाना बहुत तेजी से फैला रही हैं। हम अभी पीछे हटे भी नहीं हैं। दोनों नन्हे बच्चे भी खिलखिलाकर हंसे। अपनी बड़ी बहनों की नकल करते हुए उन्होंने अपने गोलमटोल छोटे हाथों से अपनी आंखें ढक लीं, लेकिन उन्होंने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के बीच की जगह से झांक कर देखा। लिन वानिक्सू और म्यूजिकिंग दोनों हंस पड़ीं। परिवार के लिए यह बहुत अच्छी बात थी कि सास ससुर के बीच इतने अच्छे संबंध थे। पूरा परिवार कार से रिट्स कार्ल्टन होटल गया। बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को छोड़कर, जो अभी तक मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, सू चेन और बाकी सभी ने अपने मार्शल आर्ट के स्तर को छिपा रखा था, जिससे वे आम लोगों की तरह दिखते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस समय रिट्स कार्ल्टन होटल की आलीशान लॉबी में सोफे पर 4 लोग बैठे थे। वे गुवान शाओफान, उनकी पत्नी मियाओ सिंग और उनके 25 वर्षीय बेटे गुवान वेई थे। तीनों एक 3 सीटों वाले सोफे पर बैठे थे, जबकि उनके सामने वाले सिंगल सोफे पर 50 वर्ष का एक व्यक्ति सीधा बैठा था। गुवान शाओफान ने उत्साह से उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, भाई तांग, मेरा यह मित्र सचमुच विलक्षण है। इसका बेटा वही सू चेन है जो कुछ दिन पहले टीवी पर ग्रेट ईगल कंट्री के लोगों से लड़ रहा था। मैं थोड़ी देर में आपको उनसे मिलवा दूंगा, तांग वानपिंग ने उदासीनता से कहा। हम मन ही मन तांग वानपिंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि गुवान शाओफान जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में सू चेन को जानता होगा। हालांकि चूंकि दूसरे पक्ष ने सू चेन को जानने का दावा किया था, इसलिए वह आकर देखना चाहता था। अगर वह सचमुच सू चेन से मिल पाता तो यह उसके लिए बहुत फायदेमंद होता।
गुवान शाओफान भी अपनी गणनाओं में व्यस्त था। ये तांग वानपिंग, जिसे उन्होंने विशेष रूप से भारी खर्च पर आमंत्रित किया था, एक द्वितीय श्रेणी का प्रारंभिक मार्शल आर्टिस्ट था। ये वह उच्चतम स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था जिसके साथ उसका संपर्क हो सकता था। उन्हें अब भी पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि सुई का बेटा सू चेन इतना प्रभावशाली हो सकता है। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से तांग वानपिंग को ये देखने के लिए आमंत्रित किया था कि सू चेन की संस्था कैसी है। अगर सू चेन वाकई उतना ही प्रभावशाली होता जितना वह टीवी पर दिखता है और तांग वानपिंग को हरा सकता, तो चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने बेटे को सू चेन का शिष्य बना देता। अगर सू चेन इतना प्रभावशाली नहीं होता और सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति होता जिसका इस्तेमाल अधिकारी प्रचार के लिए कर रहे होते, तो वह सुई के पुराने सहयोगियों और दोस्तों के सामने सुई को बेरहमी से अपमानित कर देता, जिससे पूरा सू परिवार सिर ऊंचा करके चलने में असमर्थ हो जाता। तभी एक जैसी टोपी पहने लोगों का एक समूह मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुआ। गुवान शाओफान की निगाहें तेज थीं और उन्होंने तुरंत नेता ओल्ड वू को पहचान लिया। वह उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए और चिल्लाए, ओल्ड वू इधर आओ। बोलते बोलते उसने गुवान वेई को खींचा और मुस्कुराते हुए दरवाजे की ओर चल पड़ा, लगातार नाम पुकारते हुए, बूढ़े झांक, बूढ़े पेई, बूढ़े जुओ। ओल्ड वू और अन्य लोगों ने गुवान शाओफान की ओर एक नज़र डाली लेकिन उसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी बातचीत जारी रखी। बूढ़े सू ने मुझे बताया कि उनका पूरा परिवार पहले ही निकल चुका है और जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगा। मैंने सुना है कि वह हमें एक बड़ा सरप्राइज देने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि यह बड़ा सरप्राइज क्या होगा। ये उनकी पोतियां होनी चाहिए। उन्होंने स्कूल में बताया था कि उनकी 2 पोतियां हैं जिन्होंने शाही राजधानी के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में दाखिला लिया है, शाही राजधानी अर्थशास्त्र और व्यापार विश्वविद्यालय और शाही राजधानी विश्वविद्यालय। ये वाकई उल्लेखनीय है। वाह, सू चेन वाकई अविश्वसनीय रूप से सक्षम है इतनी सफलता हासिल करने के लिए। पूरे देश में मार्शल आर्ट के ज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले एक स्टार के रूप में वह वाकई अद्भुत है। मुझे सच में ओल्ड सू परिवार से ऐसे प्रतिभाशाली बेटे की उम्मीद नहीं थी। हाँ, जब हम बाद में सू चेन से मिलेंगे तो हमें उसके साथ कुछ और ड्रिंक्स जरूर पीनी चाहिए। ये लड़का बिना कुछ बोले ही मशहूर हो गया, ये हमारे लिए वाकई बहुत बड़ा आश्चर्य है। ... बूढ़े वो और अन्य लोगों द्वारा पूरी तरह से नज़रअंदाज किए जाने के बावजूद गुवान शाओफान को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि ओल्ड वो और अन्य लोगों के सुई के साथ उनके मुकाबले बेहतर संबंध थे। संयोगवश उनके अच्छे संबंध वाले मित्र आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने के लिए उनके पास जाकर कहा, बूढ़े काओ, बूढ़े रेन, बूढ़े युआन, बूढ़े झांग, हाहा, आखिरकार आप सभी से मिलने का मौका मिल ही गया। इन चारों लोगों का गुवान शाओफान के साथ सुई की तुलना में बेहतर संबंध था। गुवान शाओफान ने उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया था। वह केवल सुई के करीबी लोगों को ही आमंत्रित नहीं कर सकता था, उसे अपने करीबी लोगों को भी आमंत्रित करना था ताकि समय आने पर कोई उसके लिए आवाज़ उठा सके। बूढ़े गुवान, आप कितने व्यस्त व्यक्ति हैं। आखिरकार आज आपसे मिलने का मौका मिला। आप शाही राजधानी में सचमुच खूब तरक्की कर रहे हैं। आपने तो शाही राजधानी के शिक्षा ब्यूरो में एक महत्वपूर्ण पद भी ग्रहण कर लिया है। अविश्वसनीय, बस अविश्वसनीय। हम सब में से तुमने ही सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। भविष्य में हमें प्रचार और समर्थन के लिए आप पर निर्भर रहना होगा। हाँ, अब जब शिक्षा विभाग में बड़े सुधार हो रहे हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हम जैसे बूढ़े लोगों को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सेवानिवृत्ति में बस कुछ ही साल बचे हैं। सबसे खराब स्थिति में हम पढ़ाना छोड़ देंगे और रसद प्रबंधन में चले जाएंगे। बूढ़े झांग ने कड़वे चेहरे से कहा, मेरे बेटे के लिए तो ये बहुत मुश्किल है। आखिरकार वह शिक्षा प्रणाली में प्रवेश पाने में कामयाब हो गया और उसे इतनी बड़ी सुधार प्रक्रिया का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। अगर उन्हें पद से हटा दिया जाता है तो यह वाकई शर्मनाक होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह क्या करेगा। गुवान शाओफान हंसते हुए बोले, चिंता मत करो। शिक्षा सुधार के साथ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण स्टाफ में ज्यादा उथल पुथल नहीं होगी। बड़े बदलाव उच्च विद्यालयों में होंगे। सचमुच? बूढ़े झांग ने सुखद आश्चर्य से पूछा। गुवान शाओफान ने ओल्ड झांग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बिल्कुल। मार्शल आर्ट का ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा तो जारी रखनी ही होगी। कक्षा के घंटों में ज्ञान के अनुपात में कुछ समायोजन किए जाएंगे और कुछ नए पाठ्यक्रम जोड़े जाएंगे। ओल्ड झांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ओल्ड गुवान, आपके इन शब्दों से मुझे राहत मिली है। जब वह बोल रहा था तब बूढ़े झांग ने गुवान शाओफान के बेटे गुवान वेई की ओर देखा। गुवान शाओफान ने मुस्कुराते हुए उनका परिचय कराते हुए कहा, यह मेरा बेटा गुवान वेई है। शाओ वेई, अपने चाचाओं को नमस्कार करो। ये चाचा काओ, चाचा रेन, चाचा युआन और चाचा झांग हैं। अध्याय 436, सामूहिक सदमा। ये आपके पोते पोती हैं। अध्याय 436, सामूहिक सदमा। ये सब आपके पोते पोती हैं।
जब गुवान शाओफान अपने बेटे और ओल्ड झांग के साथ उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहे थे, तभी सू चेन की कार रिट्स कार्ल्टन होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंची। कार पार्क करने के बाद सू चेन और उनका परिवार एक साथ होटल की लॉबी की ओर चले गए। सू डैड को ओल्ड वू का फोन आया। बूढ़े सू, हम सबको अपने कमरे के कार्ड मिल गए हैं और हम अपने कमरों में हैं। कमरे कितने बड़े हैं? लगता है आपके सू चेन ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी पैसा कमा लिया है। सू डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप सहज महसूस कर रहे हैं। हम भी होटल के प्रवेश द्वार पर हैं और लॉबी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, हम सब इकट्ठा हो गए हैं और अब नीचे जाने वाले हैं। तो फिर हम आपको लॉबी में मिलेंगे। ठीक है। वैसे बूढ़े सू, मैं आपको बता दूं, गुवान शाओफान यहाँ हैं। उन्होंने बूढ़े काओ, बूढ़े रेन, बूढ़े युआन और बूढ़े झांग को आमंत्रित किया है। सू डैड ने समझदारी से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। उन्हें काफ़ी समय से पता था कि गुवान शाओफान की मंशा बुरी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका परिवार सचमुच अद्भुत था और गुवान शाओफान उनके रिश्तों को थामे रखना चाहता था, लेकिन ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन था। हम लिफ्ट में हैं। ठीक है। सू डैड ने फ़ोन काट दिया और फिर सू मोम को गुवान शाओफान द्वारा ओल्ड काओ और अन्य लोगों को आमंत्रित करने के बारे में बताया। सू मोम ने यह सुनकर सिर हिलाया, ज़्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ मामलों में दिल में स्पष्टता होना ही काफ़ी होता है। बाहर और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। सू चेन ने दाबाओ को गोद में लिया हुआ था, मू जिकिंग ने शियाओबाओ को गोद में लिया हुआ था और लिन वानिक्सू ने एक बैग ले रखा था जिसमें डायपर, बोतलें और अन्य सामान थे जिनकी दोनों शिशुओं को अस्थायी रूप से आवश्यकता हो सकती है। सू जिहान और उसकी 5 बहनें सबसे पीछे चल रही थीं और आपस में फुसफुसा रही थीं। सू यू, मुझे लगता है कि इस बार दादा दादी के समारोह में कुछ बदमाश जरूर होंगे। सू यनुओ, तो मैं, सू सिपिन, उन्हें तमीज़ से पेश आना सिखाऊंगी। सू जिहान, मुसीबत खड़ी मत करो, ये सब दादा दादी के पुराने सहकर्मी हैं। हमें दादा दादी का सम्मान करना होगा। हालात के हिसाब से हम बाद में कार्रवाई करेंगे। सू केक्सिन, बड़ी बहन की बात सुनो। सू यूतोंग, बस शांत रहो। सू यू, ठीक है, मैं कूल दिखने में सबसे अच्छी हूँ। बातें करते और चलते चलते वे जल्दी से होटल की लॉबी में प्रवेश कर गए। दूर से ही सू डैड ने ओल्ड वू और अन्य लोगों को लिफ्ट से बाहर निकलते देखा। ओल्ड वू ने सू डैड और सू मोम को भी देखा, जो हाथ हिलाते हुए और उत्साह से चिल्ला रहे थे, ओल्ड सू, इधर आओ, इधर आओ। बूढ़े वो, बूढ़े झांग, बूढ़े पेई, बूढ़े जो, बूढ़े चेन, हा, सू के पिता खुशी खुशी उनकी ओर बढ़े। ये पुराने दोस्त 3 साल से अधिक समय से एक साथ नहीं मिले थे और अब एक दूसरे को देखकर उन्होंने सीधे एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे की पीठ थपथपाए। जब सू डैड और सू मोम ने जियांग प्रांत के शाओशी में बसने का फैसला किया तो ये सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए था, इसलिए वे हमेशा शाओशी के नंबर 3 मिडिल स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करते रहे और उन्होंने कभी भी अपना स्थान नहीं बदला। ओल्ड वो और बाकी लोग अलग थे, हर कोई आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए वे सभी नंबर 3 मिडिल स्कूल छोड़कर चले गए। उदाहरण के लिए, ओल्ड झांग एक प्रायोगिक कक्षा में शिक्षक बनने के लिए झूशी चले गए, जो शाओशी से बेहतर जगह थी। ओल्ड वो शिक्षु बनने के लिए जियांग प्रांत की राजधानी में स्थित बोया मिडिल स्कूल में चले गए। अंततः ओल्ड पेई के परिवार ने गुइचेंग में बसने का फैसला किया, इसलिए वह शिक्षक बनने के लिए गुइचेंग चले गए। ओल्ड जोऊ ने 10 साल पहले शिक्षा प्रणाली से इस्तीफा दे दिया और व्यवसाय में चले गए। बूढ़े चेन उनमें सबसे उम्रदराज थे और 3 साल से सेवानिवृत्त थे। इन 3 वर्षों में वे यांगचेंग में अपने बेटे को अपने पोते की देखभाल में मदद कर रहे थे और अपने गृहनगर लौटने का समय नहीं निकाल पाए थे। चूंकि वे सभी अलग अलग स्थानों पर थे, इसलिए उनके लिए देश के सभी कोनों से लोगों को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वे हर कुछ वर्षों में एक बार जरूर इकट्ठा होते थे। सू डैड द्वारा उन सभी को गले लगाने के बाद सू चेन और अन्य लोग भी पास आ गए। सू चेन ने मुस्कुराते हुए चाचाओं का अभिवादन किया। लिन वानिक्सू और मू जिकिंग ने भी उनका अभिवादन किया। इससे ओल्ड वो और बाकी लोग सचमुच हैरान रह गए। शाओ चेन, ये दोनों कौन हैं? सू चेन मुस्कुराया और समझाया, ये मेरी पत्नियां हैं। ये लिन वानिक्सू हैं और ये मू जिकिंग हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 5 बूढ़े लोग एक साथ चौंक गए, लेकिन सू चेन की आकर्षक सूरत और उनकी मौजूदा उपलब्धियों को देखते हुए ये समझ में आता था कि उनके साथ 2 इतनी उत्कृष्ट महिलाएं थीं। वे पल भर के लिए अचंभित रह गए, फिर तुरंत दिल खोलकर हंसे और बोले, शाओ चेन, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। शाओ लिन और शाओ मू दोनों ही बेहद खूबसूरत हैं और तुमने उन दोनों को जीत लिया। कमाल है, कमाल। फिर उनकी नज़र सू चेन की गोद में मौजूद बच्चे पर पड़ी। ये कौन है? सू डैड ने उन्हें पहले बताया था कि उनकी 2 पोतियां हैं और दोनों कॉलेज में पढ़ रही हैं। सू चेन और मू जिकिंग की गोद में जो 2 नन्हे बच्चे थे, वे साफ तौर पर कॉलेज के छात्र नहीं थे। सू चेन मुस्कुराए और परिचय कराते हुए बोली, ये दाबाओ और शियाओबाओ हैं, जो मेरे और जिकिंग के बच्चे हैं।
आओ दाबाओ, दादाजी वो, दादाजी झांक, दादाजी पेई, दादाजी जो, दादाजी चेन को कहें। दाबाओ ने अपनी बड़ी प्यारी आंखों को झपकाया, फिर बड़बड़ाते हुए और अपने गोल मटोल छोटे हाथों को हिलाते हुए पुकारा, वो दादाजी, झांक झांक दादाजी, पे पाए दादाजी, जूजो दादाजी, टुटू दादाजी। शाओबाओ ने दादाजी कहकर पुकारा नहीं, लेकिन वह उत्साह से आहा हा हा की आवाजें निकाल रही थी। वे पांचों बुजुर्ग उन दो प्यारे नाजुक छोटे बच्चों को देखकर बेहद खुश हुए। उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि दाबाओ ने उनके उपनामों का गलत उच्चारण किया था। उन्होंने कहा, ये कितने प्यारे हैं, एक लड़का और एक लड़की। शियाओ चेन, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। उनकी उम्र में छोटे बच्चों को देखकर उन्हें बेहद प्यारा महसूस होता था। सू डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, और आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज है। मैं आपको अपनी 5 पोतियों से मिलवाता हूँ। 5 जुड़वा पोतियों में सबसे बड़ी सू जेहान, दूसरी पोती सू यनुओ, तीसरी पोती सू केक्सिन, चौथी पोती सू युतोंग और 5वीं पोती सू यूयू। हेनहान, यनुओ, केक्सिन, युतोंग, यूयू, आओ अपने दादाजी वो और अन्य लोगों का स्वागत करें। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, पांचों बूढ़े एक बार फिर चौंक गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनके मुंह इतने चौड़े हो गए कि उनमें एक बतख का अंडा समा सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बेहद चौंकाने वाला। 5 संतानें, ये सभी पांचों सू ये की पोतियां हैं। उन्होंने दरअसल सू जेहान और उसकी 5 बहनों को पहले भी देखा था, क्योंकि पांचों बहनें न केवल दिखने में बहुत समान थीं बल्कि उन्होंने एक जैसे कपड़े भी पहने थे, जिससे वे बहुत आसानी से ध्यान आकर्षित कर रही थीं। पहली नज़र में वे 5 जुड़वां बच्चों की तरह दिखते थे। हालांकि उन्हें लगा कि 5 बच्चों का एक साथ जन्म होना बहुत ही आश्चर्यजनक था, इसलिए उन्होंने इस बारे में पूछा नहीं था। उन्हें गलत सवाल पूछने का डर था, जो कि अच्छा नहीं होता। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ये पांचों छोटी लड़कियां वास्तव में सू ये की पोतियां होंगी, जिसका मतलब था कि ये पांचों जुड़वां बहनें सू चेन की ही बेटियां थीं। अरे या वाह, बेहद आश्चर्यजनक। नमस्कार दादा वो, दादा झांक, दादा पेई, दादा जो, दादा चेन। 5 बहनों ने एक साथ कहा। 5 बुजुर्ग अपना संतुलन लगभग खो बैठे। सू ये ने उनके लिए जो तैयारी की थी वह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, ये तो मानो एक तरह से रॉयल फ्लश था। इससे दुनिया के बारे में उनकी समझ का एक नया पहलू खुल गया। सू ये के पास न केवल एक पोता और एक पोती थी, बल्कि 5 जुड़वां पोतियां थीं। इससे वे इतने ईर्ष्यालु हो गए कि उनकी आंखें सचमुच लाल हो गईं। विशेष रूप से ओल्ड वो, ओल्ड झांग, ओल्ड पेई और ओल्ड जो, जिनके अभी तक कोई पोते पोती नहीं थे। वे चाहते थे कि काश वे अभी घर फोन करके अपने बेटों या बेटियों से कह पाते कि वे जल्दी से बच्चे पैदा कर लें। बूढ़े चेन, जिनका पहले से ही एक पोता था, बेहद ईर्ष्यालु थे, क्योंकि उनका छोटा पोता एक शरारती राजा था। उनके घर की सारी चल अचल वस्तुएं उनके पोते ने तोड़ फोड़ दी थीं। वे दिल से एक शांत और सलीकेदार पोती की कामना करते थे। अध्याय 437, गुवान शाओफान। जैसा कि अपेक्षित था, सू चेन एक साधारण व्यक्ति है। उसका पर्दाफाश करो। 5 बुजुर्ग मुस्कुराते हुए सू जेहान और उसकी 5 बहनों से बोले, हेलो हेलो। बूढ़े वू का हाथ कांप रहा था जब उन्होंने सू ये के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, बूढ़े सू, आपने जो सरप्राइज तैयार किया है वह वाकई बहुत बड़ा सरप्राइज है। आज आप दावत दे रहे हैं और मैं आपको खूब लूटूंगा। आपके साथ पोते पोतियां हैं। हम तो ईर्ष्या से फूले नहीं समा रहे। ओल्ड जो और अन्य लोग भी इस हंगामे में शामिल हो गए और कहने लगे कि वे सूये को लूटना चाहते हैं। सूये ने बड़े ही शान से हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जितना चाहो खाओ, जितना चाहो मजे करो, मेरी तरफ से सब कुछ है। हाँ हाँ। तभी गुवान शाओफान और उनके साथी लिफ्ट से बाहर निकले। सूये की आवाज़ सुनकर गुवान शाओफान तुरंत जोर से हंसते हुए उसकी ओर बढ़ा। भाई सू। गुवान शाओफान का अनुसरण कर रहे बूढ़े काओ, बूढ़े रेन, बूढ़े युआन और बूढ़े झांग ने भी सूये को पुकारते हुए कहा, शिक्षक सू, ओल्ड सू, भाई सू। गुवान शाओफान सूये के पास गए और बोले, भाई सू, पुराने सहकर्मियों की इस सभा के लिए मैंने अपनी ओर से ओल्ड काओ और अन्य लोगों को भी आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? सूये वास्तव में कहना चाहती थी, आपने उन्हें पहले ही आमंत्रित कर दिया है, मैं और क्या कह सकती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी ओल्ड काओ और बाकी लोगों के रहने खाने और यात्रा खर्च का भुगतान तो आप ही कर रहे हैं, तो मुझे आपत्ति क्यों होगी? गुवान शाओफान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि भाई सू सबसे अच्छे हैं। वैसे भाई सू, भाभी चेन चेन, मैं आप सभी का परिचय करा देता हूँ। जब वह बोल रहा था, गुवान शाओफान ने लिनवानिक्सू और अन्य लोगों की ओर देखा। चूंकि ओल्ड काओ और अन्य लोग वहां मौजूद थे, इसलिए सूये ने परिचय कराया। हालांकि ओल्ड काओ और अन्य लोगों के साथ उनके संबंध ओल्ड वो और उनके समूह के साथ जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी वे वास्तव में पुराने सहकर्मी थे, इसलिए सूये ने उनका परिचय कराया। हालांकि जब वह उन्हें ओल्ड वो के समूह से मिलवा रहा था, तब वह जितना उत्साहित था उतना उत्साहित इस बार नहीं था।
सू जिहान और अन्य लोग बहुत समझदार थे, वे एक नज़र में ही समझ गए कि इन बूढ़े लोगों और उनके दादाजी के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, खासकर उस अत्यंत लगन से मुस्कुराने वाले गुवान शाओदोंग के साथ। वे उसे चाहे जिस नज़र से भी देखें, उन्हें असहज महसूस होता था। इसलिए उनका रवैया बहुत ठंडा था। जब सू ये ने उनसे उसे दादाजी कहकर संबोधित करने को कहा तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। सू ये तो बस शिष्टाचार निभा रहे थे। ये देखकर कि उनकी पोतियां कुछ नहीं बोल रही थीं, उन्होंने समझाया, मेरी पोतियां अजनबियों के सामने शर्माती हैं, इसे दिल पर मत लो। फिर उसने मुस्कुराते हुए ओल्ड वू और बाकी लोगों का अभिवादन किया और कहा, चलो चलते हैं, खाने का समय हो गया है। प्राइवेट रूम पहले से ही बुक है। गुवान शाओफान के चेहरे पर मुस्कान कुछ सेकंड के लिए जम गई, फिर उसने बगल में बैठे तांग वानपिंग की ओर देखा। उसने आंखों से इशारा किया। तांग वानपिंग ने तिरस्कारपूर्वक अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, जिसका अर्थ था वह इस पूरे समूह से कहीं अधिक प्रभावशाली था। तांग वानपिंग के दृष्टिकोण से वर्तमान पिता सू और माता सू, साथ ही सू चेन, सभी बिल्कुल साधारण थे। उनमें ची और रक्त शक्ति का कोई अंश नहीं था, वे बिल्कुल भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे। जहां तक सू चेन के कुछ दिन पहले टीवी पर दिखाए गए सू चेन से हूबहू मिलते जुलते दिखने की बात है, तो उनका मानना था कि यह शायद लोगों की शक्ल का फर्क है, क्योंकि टीवी पर दिखाया गया सू चेन सचमुच चौथी कक्षा का उच्च रैंक वाला छात्र था। वह कोई साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। गुवान शाओफान ने तांग वानपिंग के चेहरे के भाव को समझ लिया और ओल्ड काओ और अन्य लोगों को थपथपाते हुए कहा, आप लोग आगे बढ़िए, मैं अभी आता हूँ। फिर वह तांग वानपिंग को एक शांत जगह पर ले गया और उससे स्थिति के बारे में पूछताछ की। तांग वानपिंग ने उसे सीधे सीधे वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था और फिर अधीरता से कहा, आज तो आप जैसे आम लोगों का रात्रिभोज है, इसलिए मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर गुवान शाओफान बेहद खुश हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सूई का बेटा सू चेन एक साधारण व्यक्ति होगा, न कि कोई मार्शल आर्टिस्ट। उसने तो मार्शल आर्ट के रास्ते पर कदम भी नहीं रखा था। पहले वह पक्षपाती था। सू चेन की शक्ल टीवी पर दिख रहे व्यक्ति से काफ़ी मिलती जुलती थी, इसलिए उसने मान लिया कि वह वही है। अब जब हम इस पर गौर करते हैं तो टीवी पर दिखने वाला सू चेन संयोगवश सूई के बेटे सू चेन जैसा दिखता था और संयोगवश उन दोनों का नाम भी एक जैसा था। हालांकि ऐसी घटना होने की संभावना कम थी, लेकिन 1 अरब से अधिक आबादी वाले ड्रैगन देश में ऐसा कभी कभी हो जाता था। उसने 2 कदम बढ़ाए, तांग वानपिंग को पुकारा और कहा, भाई तांग, इतनी जल्दी मत जाए। मुझे आपसे एक और काम में मदद चाहिए। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। मुझे पता है आपका समय कीमती है, लेकिन आज मेरे सभी पुराने सहकर्मी यहाँ हैं। कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए और बाद में मेरी छवि सुधारने में मदद कीजिए। उस दोस्त के बेटे का असली चेहरा बेनकाब करो। फिलहाल वह इस बात का फ़ायदा उठा रहा है कि वह टीवी पर दिखने वाले सू चेन जैसा दिखता है और हमारी रकम हड़पने और हमारे बच्चों को उसे अपना गुरु बनाने की योजना बना रहा है। एक आम इंसान के तौर पर अगर मैं कहूं कि सू चेन एक धोखेबाज है, तो मेरे पुराने सहकर्मी यकीनन मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन भाई तांग, आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर आप बोलेंगे तो मेरे पुराने सहकर्मी ज़रूर आपकी बात मानेंगे। इसके अलावा सू चेन तब अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा और हमें धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। तांग वानपिंग ने बैंक कार्ड को महसूस किया, सोचा और फिर कहा, ठीक है, तो मैं आपकी फिर से मदद करूंगा। इसे एक नेक काम समझो। धन्यवाद भाई तांग। गुवान शाओफान ने उन्हें धन्यवाद दिया। मन ही मन वह नाक से आवाज निकालने लगा, सूयी, ओ सूयी, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम दूसरों को डराने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करने के स्तर तक गिर जाओगी। आपने तो इतनी सारी अतिरिक्त बातें भी जोड़ दी, जैसे कि वे 2 खूबसूरत लड़कियां आपके सू चेन की पत्नियां हैं, वे प्यारी जुड़वां बच्चियां आपकी पोतियां हैं, और वे 5 सुंदर लड़कियां जो एक जैसी दिखती हैं, आपकी 5 जुड़वां पोतियां हैं। हे, अगर आपके सू चेन के बारे में एक भी बात सच निकली तो मैं, गुवान शाओफान, अपना नाम उल्टा लिखूंगा। सच में, ये सिर्फ एक स्कूल रियूनियन है, फिर भी आपको इतना बड़ा चढ़ाकर प्रदर्शन करना पड़ता है। देखो, मैं तुम्हारा पुराना चेहरा सबके सामने उजागर कर देता हूँ। अपनी शान शौकत सबको देखने दो। ... और झूठ बोलने वाले के रूप में तुम्हारा असली चेहरा। गुवान शाओफान तांग वानपिंग को निजी कमरे में ले गया। तब तक सू चेन और बाकी लोग बैठ चुके थे और बातें कर रहे थे। उनका विषय सू चेन का टीवी पर आना ही था, क्योंकि उनके लिए यह वास्तव में बहुत बड़ी, बेहद चौंकाने वाली खबर थी। सू चेन को जानने में गर्व की भावना थी। गुवान शाओफान के अंदर आते ही उसने जोर से खांसा, फिर सू चेन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सू चेन, तो अब तुम 4थे दर्जे के उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो। ये तो कमाल है। संयोगवश मेरा एक दोस्त भी मार्शल आर्टिस्ट है। उसका नाम तांग वानपिंग है और वह आपके साथ आर्म रेसलिंग का मुकाबला करना चाहता है। चूंकि वे एक निजी कमरे में थे, इसलिए तलवारों या इस तरह की किसी भी चीज़ से लड़ना बहुत विनाशकारी होता।
गुवान शाओफान ने पहले ही तांग वानपिंग से पूछ लिया था और उसने कहा था कि एक आम आदमी से मुकाबला करने के लिए उसे कीमती कलाकृतियों जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बाहों की कुश्ती ही काफ़ी होगी। क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट की शारीरिक क्षमता एक आम इंसान की तुलना में कहीं अधिक होती है। यहाँ तक कि युद्ध कला का उस्ताद भी प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट को बाह कुश्ती में नहीं हरा सकता। बूढ़े झांक की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत कहा, सु चेन, संयोग से हमने पहले कभी मार्शल आर्टिस्ट को बाजूबंद कुश्ती करते नहीं देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये हम आम लोगों से अलग है। तुम अपने चाचा गुवान के दोस्त के साथ मैच क्यों नहीं खेलते? ये हमारे लिए अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का एक अच्छा तरीका होगा। ओल्ड वू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। गुवान शाओफान को जानते हुए उन्हें यकीन था कि वह कुछ गलत करने की फिराक में है, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, हम अभी यहाँ खाने आए हैं, कुश्ती के बारे में बाद में बात कर लेंगे। अध्याय 438। ये पूर्वज बहुत ही भयानक है। गुवान शाओफान ने मुस्कुराते हुए कहा, चून की खाना अभी तक नहीं आया है तो क्यों न कुछ मनोरंजन किया जाए। चलिए साथ मिलकर कुछ मज़े करते हैं। इसके अलावा सु चेन एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट है और मेरा दोस्त यहाँ केवल दूसरे दर्जे का शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे उम्मीद है कि बाद में जब तुम मेरे दोस्त से आर्म रेसलिंग करोगे सु चेन, तो तुम थोड़ी दया दिखाओगे और उसे चोट नहीं पहुंचाओगे। सु यनुओ इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी, वह सब कुछ समझ गई थी। पता चला कि आज उनके पूरे परिवार ने अपने मार्शल दाव स्तरों को छिपा रखा था, इसलिए उनके दादा के इस सहयोगी गुवान शाओफान ने मान लिया कि उनका पूरा परिवार साधारण लोग थे और मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे। इसलिए वह जानबूझकर तारीफ करो और मार डालो वाली विधि का इस्तेमाल कर रहा था और उसके पिता को इस दूसरी कक्षा के नौसिखिए तांग वानपिंग के साथ हाथ की कुश्ती के मुकाबले में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। उसने शायद सोचा होगा कि उसके पिता, जो एक साधारण व्यक्ति हैं, द्वितीय श्रेणी के शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट के सामने टिक नहीं पाएंगे और निश्चित रूप से तांग वानपिंग से हार जाएंगे, जिससे उसके पिता और दादाजी अपने परिचितों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। हे, आखिरकार अगर उन्हें सच में पता होता कि उसके पिता चौथी कक्षा के उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट हैं, तो क्या दूसरी कक्षा का शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट चौथी कक्षा के उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट से कुश्ती करने की हिम्मत करता? क्या ये हार को न्योता देने जैसा नहीं होगा? इसके अलावा उसके पिता अब केवल चौथी श्रेणी के उच्च रैंक वाले ही नहीं, बल्कि 5वीं श्रेणी के शुरुआती खिलाड़ी थे। लेकिन मुर्गी को मारने के लिए कसाई के चाकू का इस्तेमाल क्यों करें? तुरंत ही सु यनुओ खड़ी हो गई और उसने तांग वानपिंग के कंधे पर हाथ से थप्पड़ मारा। पल भर में तांग वानपिंग के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और उसने अत्यधिक हैरानी से सु यनुओ की ओर देखा। सु यनुओ ने उसे हल्की सी मुस्कान दी। तुम मेरे पिताजी के साथ आर्म रेसलिंग करना चाहते हो? तांग वानपिंग को ऐसा महसूस हुआ कि सु यनुओ जिस कंधे पर दबाव डाल रही थी, उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं। दर्द से उसका मन चीखने को कर रहा था, लेकिन सु यनुओ की आंखों में दिख रहे भाव को देखकर उसे लगा कि अगर उसने चीखने की हिम्मत की तो ये लड़की उसकी पूरी बाँह ही फाड़ देगी। इस बार तो उसने सचमुच एक स्टील की प्लेट को लात मारी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने खड़ा सु चेन बिल्कुल टीवी वाले असली सु चेन जैसा ही था। चौथी कक्षा की एक प्रतिभाशाली छात्रा। उसे बस यह नहीं पता था कि उसने अपने मार्शल आर्ट के स्तर को छिपाने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे वह बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति जैसा दिखता था। बहुत ही भयानक। तांग वानपिंग दर्द से इतना व्याकुल था कि बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन क्योंकि उसने कुछ भी दिखाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए बाहरी लोगों को ऐसा लगा जैसे सु यनुओ ने सामान्य रूप से तांग वानपिंग के कंधे पर हाथ रखा हो। गुवान शाओफान को तो और भी ज्यादा ऐसा ही लगा। तांग वानपिंग को चुप देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मजे के लिए एक मुकाबला, इससे यहाँ मौजूद सभी लोगों को एक मार्शल आर्टिस्ट और एक आम इंसान के बीच का अंतर भी पता चल जाएगा। नहीं, प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। डर के मारे तांग वानपिंग का दिल मानो गले से बाहर निकल रहा था, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी दाहिनी बाह में संवेदना पूरी तरह खत्म हो गई है। इस पूर्वज की दाहिनी भुजा पूरी तरह से अपनी जगह से हट गई थी। हे भगवान, बहुत ही भयानक, एक राक्षसी। गुवान शाओफान ने असमंजस में आकर तांग वानपिंग की ओर देखा। उसने देखा कि तांग वानपिंग बड़ी मुश्किल से कह रहा था, मुझ जैसे द्वितीय श्रेणी के नौसिखिए मार्शल आर्टिस्ट की ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है? तुम मार्शल आर्ट के दूसरे दर्जे के नौसिखिए हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक आम इंसान से भी बदतर हो? कहीं तुम यहाँ जानबूझकर अपनी मार्शल आर्ट की हैसियत दिखाने और लोगों को अपने साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए बहकाने तो नहीं आए हो? ये कहते हुए सु यनुओ ने अपने दाहिने हाथ से हल्का सा दबाव डाला और तांग वानपिंग पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ी। वह अपना दाहिना हाथ पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। आह, दर्द! मेरा हाथ टूट गया है। सु चेन के परिवार को छोड़कर वहां मौजूद हर कोई सामूहिक रूप से स्तब्ध रह गया। ये सब क्या हो रहा था? विशेष रूप से गुवान शाओफान पूरी तरह से अचंभित थे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने जिस तांग वानपिंग को आमंत्रित किया था, वह वास्तव में द्वितीय श्रेणी का शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट था।
यह नकली नहीं है। तो फिर सू यनुओ जैसी एक साधारण युवती के हल्के से धक्के से तांग वानपिंग दर्द से कराहते हुए जमीन पर कैसे गिर सकता था, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि उसकी बाँह टूट गई थी। वह सचमुच स्तब्ध रह गया था, यहाँ तक कि उसे लगभग ये भी लगने लगा था कि तांग वानपिंग और सू यनुओ उसके लिए एक नाटक रच रहे हैं। लेकिन उन्हें लगा कि यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि तांग वानपिंग भी शिक्षा मंत्रालय में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके मार्शल आर्ट प्रशिक्षक के रूप में शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करना चाहता था। सू जिहान ने तुरंत मौका देखकर उठकर सू यनुओ के साथ ताल मिलाते हुए कहा, ये व्यक्ति इतना कमजोर है, ये बिल्कुल भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, बस एक साधारण व्यक्ति है। तो फिर वो मेरे पिताजी से कुश्ती क्यों लड़ना चाहता था? शायद उसने सोचा होगा कि मेरे पिताजी से कुश्ती हारने के बाद उसे एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पहचान मिल जाएगी। फिर चूंकि मेरे पिताजी शिष्य नहीं बनाते, तो वो बाद में जाकर कह सकता है कि उसने सू चेन से आमने सामने कुश्ती लड़ी और सिर्फ हारा। वो इसे शिष्य भर्ती करने के लिए एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करेगा। मेरे पिताजी की प्रतिष्ठा का फायदा उठाकर वो बड़ी संख्या में छात्रों को भर्ती कर सकता है और फीस भी बढ़ा सकता है। वाह वाह, क्या सोची समझी योजना है। इनका कारोबारी दिमाग तो वाकई कमाल का है। लगता है दादा गुवान भी इनके साथ मिले हुए हैं। मैं सोच रहा था कि दादा गुवान ने मेरे पिताजी से हाथ पैर की कुश्ती क्यों करवाई, जबकि उन्हें साफ पता है कि मेरे पिताजी एक उच्च कोटि के मार्शल आर्टिस्ट हैं और एक आम आदमी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। पता चला कि दादा गुवान इनके साथ मिले हुए हैं। वे मेरे पिताजी के नाम का इस्तेमाल करके साथ मिलकर खूब पैसा कमाने की योजना बना रहे थे। आह, कितना निराशाजनक है। मैंने सोचा था कि दादा गुवान मेरे दादाजी के अच्छे दोस्त और सहकर्मी हैं, लेकिन मिलते ही उन्होंने मेरे पिताजी और दादाजी के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। आह 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 टिल्ड। इस पर सू जिहान ने गंभीर चेहरे से सूये से कहा, दादाजी, भविष्य में किसी से भी आसानी से दोस्ती मत कर लेना। कुछ लोगों का दिल जन्म से ही काला होता है और वह कभी लाल नहीं होता। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, तभी दादाजी को कोई नुकसान नहीं होगा। सू जिहान के बोलते ही और इस तथ्य के साथ कि सू यनुओ वास्तव में मात्र 18 वर्ष की एक छोटी लड़की थी, जो अपनी अन्य बहनों की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत दिखती थी, लेकिन निश्चित रूप से एक मार्शल आर्टिस्ट का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके अलावा सू जिहान के कहे शब्द और गुवान शाओफान और तांग वानपिंग का व्यवहार भी इसमें शामिल है। चाहे बूढ़े वो और बाकी लोग कितने भी बूढ़े क्यों न हो, अब उन्हें सच्चाई समझ आ गई थी। तुरंत ही उनके बूढ़े चेहरे गुस्से से लाल हो गए और वे खड़े होकर गुवान शाओफान को फटकारते हुए बोले, गुवान शाओफान, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि 30 साल पहले तुम स्वार्थी थे और अपने भाइयों को फंसाते थे, और तुम अब भी नहीं बदले हो। तुम अब भी स्वार्थी हो और अपने भाई की सफलता का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए करते हो। तुम तो हद से ज़्यादा बेशर्म हो। तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। वह जानता था कि गुवान शाओफान कुछ गलत काम करने वाला है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा करेगा। सू यी को फिर से फंसाने की कोशिश। वह सचमुच लगातार सू यी को ही निशाना बना रहा था। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधे सीधे 30 साल से भी अधिक पुराने सारे किस्से सुना दिए। गुवान शाओफान पूरी तरह से अचंभित रह गया। उनका मतलब वो नहीं था, कदापि नहीं। वह सिर्फ इस सच्चाई को उजागर करना चाहता था कि सू चेन एक साधारण व्यक्ति था, और फिर ये दिखावा करना चाहता था कि मार्शल आर्ट का असली ज्ञान उसी के पास है, ताकि वह कुछ समय के लिए अपनी धाक जमा सके। सू जिहान द्वारा बताए गए विचारों में से कोई भी विचार उसके मन में कभी नहीं आया था। हालांकि उसे अचानक लगा कि सू जिहान का विचार वास्तव में काफी अच्छा था। पैसे कमाने का ये वाकई एक बढ़िया तरीका था। अरे, उसका दिमाग कहाँ भटक रहा था। अब वह मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था और फिर भी पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था। उसने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा, तुम दोनों छोटी बच्चियों, बकवास मत करो। मुझे पता है कि तुम सब सूई द्वारा किराए पर ली गई अभिनेत्रियां हो। सू चेन तो बस एक आम इंसान है, कोई असली उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट नहीं, और वह तुम्हारा बाप भी नहीं है। उसके लिए बोलना बंद करो, क्योंकि मैंने जिस श्री तान को आमंत्रित किया है, वह वास्तव में द्वितीय श्रेणी का शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट है। उसने कहा कि सू चेन के पास जरा भी ची और रक्त शक्ति नहीं है और वह बिल्कुल भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। तांग वानपिंग ने खुद को बचाने के लिए तुरंत चिल्लाकर कहा। अध्याय 439 क्या अपनी धौंस जमाने की कोशिश। सू ये अपने बेटे की रक्षा करते हैं। क्या मेरे बेटे को आपके उपदेश की जरूरत है? तीसरा अपडेट। संघर्ष करते हुए तांग वानपिंग किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सीधे निजी कमरे से बाहर निकल भागा। ये दृश्य देखकर गुवान शाओफान स्तब्ध रह गया। लाओ काओ और बाकी तीनों ने भी ये देखा। जिहान के शब्द बहुत ही वास्तविक लग रहे थे, और तांग वानपिंग के भाग जाने से यह स्पष्ट था कि जिहान और यनुओ द्वारा उजागर किए गए सच के आगे वह टूट गया था। उनमें से किसी ने भी गुवान शाओफान के इस तरह के व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन गुवान शाओफान की मौजूदा स्थिति और वर्षों से उनके द्वारा किए गए उपकारों को याद करते हुए लाओ काओ ने मामले को शांत करने के लिए खड़े होकर कहा, बूढ़े गुवान, ये हद से ज्यादा था।
आप बूढ़े सू के खिलाफ इस तरह साजिश कैसे रच सकते हैं? हम पुराने सहकर्मी हैं। बूढ़े सू, बूढ़े गुवान को जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। राजधानी में रहना बहुत महंगा है। मैंने सुना है कि सालाना 3 मिलियन से भी मुश्किल से गुजारा होता है। एक बेहतर जीवन शैली के लिए इससे ज्यादा की जरूरत होती है। शिक्षा प्रणाली में होने वाले आगामी बदलावों के साथ बूढ़े गुवान पर दबाव बहुत बढ़ गया है। चलो, बूढ़े गुवान, बूढ़े सू और सू चेन के लिए टोस्ट करो, माफी मांगो और हम इसे जाने देंगे। अब और कोई बात नहीं। लाओ काओ ने सू चेन के लिए शराब डालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सू चेन ने ठंडे चेहरे से अपना गिलास ढक लिया। हम बच्चे नहीं हैं, गलती को माफी से नहीं मिटाया जा सकता। अगर हम एक ही रास्ते पर नहीं हैं, तो हम एक ही बोतल से पानी नहीं पीते हैं। लाओ काओ की मुस्कान जम गई। बूढ़े झांग ने भौहें चढ़ा लीं। छोटे सू, ये बहुत ज्यादा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह फिर भी तुम्हारे चाचा गुवान हैं। उन्होंने तो तुम्हें बचपन में गोद में भी उठाया था। आप इस तरह कैसे बोल सकते हैं? वह अपने बेटे के लिए गुवान शाओफान पर भरोसा कर रहा था कि वह उसके लिए कुछ जुगाड़ करेगा, स्कूल में एक अच्छी नौकरी दिलवाएगा, शायद पदोन्नति भी दिलाएगा। इसलिए उन्होंने गुवान शाओफान के पक्ष में आवाज उठाई। सू चेन के प्रति उनका लहजा विशुद्ध रूप से एक बड़े द्वारा छोटे को उपदेश देने जैसा था। सू ये ने मेज पर हाथ पटका और बूढ़े झांग को घूरते हुए कहा, झांग सानमिंग, क्या मेरे बेटे को तुम्हारी उपदेश सुनने की जरूरत है? अगर तुम यहाँ पीना नहीं चाहते तो चले जाओ। मैंने तुम्हें कभी आमंत्रित नहीं किया। वह खुद की आलोचना तो सहन कर सकता था, लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग का अपने बेटे पर चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सू ये कोई कमजोर इंसान नहीं थी। सू ये, झांग सानमिंग गुस्से में उंगली हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। वहां मौजूद सबसे वरिष्ठ व्यक्ति लाओ चेन ने गंभीरता से कहा, सू चेन सही कह रही है। हम वयस्क हैं, बच्चे नहीं। हमें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना होगा। अभिवादन करने और झुककर अभिवादन करने से सब ठीक नहीं हो जाता। और चूंकि हम एक ही रास्ते पर नहीं हैं, इसलिए हमें एक ही बोतल साझा करने की आवश्यकता नहीं है। बूढ़े सू ने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, गुवान शाओफान ने किया है, इसलिए गुवान शाओफान के साथ चले जाओ। हम अपना खा लेंगे, तुम अपना खा लो। गुवान शाओफान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वह सू ये से माफी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन अब नहीं। तो क्या हुआ अगर सू चेन चौथी श्रेणी का उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट है? तो क्या हुआ अगर वह एक बार राष्ट्रीय प्रसारण में दिखाई दिया? सू चेन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने कितने लोगों को नाराज कर दिया है। राजधानी में जहां दबदबा कायम है, एक मामूली चौथी श्रेणी का उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी नहीं है। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें इससे बड़ा कोई समर्थक नहीं मिल सकता। एक दिन वह सू परिवार के सभी सदस्यों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। वे मुस्कुराते हुए उससे मदद की भीख मांगेंगे। हम्फ, लाओ काओ, ओल्ड झांग, ओल्ड युआन, ओल्ड रेन, अगर हमारा स्वागत नहीं है तो चलो चलते हैं। वह अपनी पत्नी और बेटे को घसीटते हुए गुस्से में बाहर निकल गया। सबसे पहले बूढ़ा झांग पीछे आया। लाओ काओ ने आह भरी और उनके पीछे पीछे चल दिया। ओल्ड युआन और ओल्ड रेन ने सूये और उसके साथियों की ओर मुड़कर कहा, आह, हम पुराने सहकर्मी हैं, दशकों पहले मिले थे, इतना कठोर होने की कोई जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। इतना कहकर वे भी चले गए। लाओ जोल ने थूकते हुए कहा, पुराने सहकर्मी? क्या गुवान शाओफान ने कभी हमारे साथ सहकर्मियों जैसा व्यवहार किया? वह तो बस हमारी पीठ में छुरा घोंपता है। ऐसे सहकर्मियों की किसे जरूरत है? बूढ़े युआन और बूढ़े रेन दरवाजे पर हिचकिचाए, फिर जल्दी से बाहर निकल गए। सू यूतों उठी और उसने निजी कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। गुवान शाओफान के भ्रष्ट तत्वों के चले जाने के बाद वातावरण फिर से खुशनुमा होने लगा। सू चेन ने बुजुर्गों को मार्शल आर्ट की कुछ तकनीकें दिखाईं। वे विस्मय से देख रहे थे। तो ये है एक मार्शल आर्टिस्ट का कौशल, बेहद अद्भुत। और ये तो एक कमरे के अंदर है जहां वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता, बाहर तो ये आसमान को हिला देगा। लिनवानिक्सू मुस्कुराए और बोली कि उसका परिवार दक्षिण में एक मार्शल आर्ट जिम खोलने की योजना बना रहा है। अगर उनमें से किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस वहां आ जाएं और विशेष सुविधा के लिए उसका नाम बता दें। लाओ वो और अन्य लोग बेहद खुश थे। बूढ़े चेन, जो पहले से ही दादा बन चुके थे, ने उत्सुकता से पूछा, प्रशिक्षण शुरू करने की सबसे अच्छी उम्र क्या है? हालांकि टीवी और अखबारों में मार्शल आर्टिस्टों पर लोकप्रिय विज्ञान संबंधी विज्ञापन चल रहे थे, फिर भी बुजुर्गों को इसे समझना मुश्किल लग रहा था। उम्र के साथ साथ नई चीज़ों को आत्मसात करने की उनकी क्षमता धीमी हो गई थी। युवाओं जितनी फुर्ती नहीं, लिनवानिक्सू ने उत्तर दिया, आप 1 वर्ष की आयु से ही ज्ञान प्राप्ति शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही, मेरा पोता 3 साल का है, मैं उसे आपके जिम में ज़रूर दाखिला दिलाऊंगा। बूढ़े चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर पांचों बूढ़े आदमी चलने लगे। मार्शल आर्टिस्टों के बारे में तरह तरह के सवाल पूछना, जमकर बातें करना। अंततः उन्हें पता चला कि सूर्य के परिवार में 8 महीने के बिग ट्रेजर और लिटिल ट्रेजर को छोड़कर बाकी सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट थे।
यहाँ तक कि पांचों बहनें जेहान और बाकी सभी भी प्रथम श्रेणी की उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट थीं। इससे उन्हें याद आया कि कैसे यनुओं ने तांग वानपिंग को हल्के से दबाया था और वह दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गया था। सू चेन ने समझाया, तांग वानपिंग वास्तव में द्वितीय श्रेणी का शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन उसकी प्रतिभा यनुओं से कहीं कम है, इसलिए वह उसे एक उंगली से ही काबू कर सकती है। हम एक ऐसी तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं जो हमारी आभा को छुपा देती है, इसलिए तांग वानपिंग को हम आम लोगों की तरह दिखाई दिए। गुवान शाओफान चाहते थे कि तांग वानपिंग मुझसे हाथ मुलाकात करें ताकि हर कोई सोचे कि मैं सिर्फ एक आम आदमी हूं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं स्टील की प्लेट को लात मारूंगा। ये सुनकर लाओ वो और बाकी सब जोर से हंस पड़े। हा, तो बात यह है, बहुत अच्छा लग रहा है। वह गुवान शाओफान जब उसने फ़ोन करके बताया कि ओल्ड सू राजधानी में है, तो मैं समझ गया कि वह कुछ बुरा करने वाला है। वह ओल्ड सू के परिवार को फलते फूलते नहीं देख सकता था और उन्हें बर्बाद करना चाहता था। किसने सोचा होगा कि वह स्टील की प्लेट को लात मारेगा। हा, कितना संतोषजनक। सू चेन, आपकी बेटियां अद्भुत हैं। अपनी उम्र में ही वे प्रथम श्रेणी के उच्च स्तर पर हैं, उनका भविष्य असीमित है। तुम्हारा पूरा परिवार मार्शल आर्ट के धुरंधरों का समूह है। आप जरूर चमकेंगे और घर घर में मशहूर हो जाएंगे। अध्याय 440 सूये का अतीत। एक अन्य निजी कमरे में गुवान शाओफान तांग वानपिंग से फ़ोन पर बात कर रहे थे। भाई तांग, आखिर चल क्या रहा है? कॉल कनेक्ट होते ही गुवान शाओफान ने गुस्से को दबाते हुए पूछा। मैंने आपका फ़ोन सिर्फ आपको ये बताने के लिए उठाया कि आपने मुझे जो 2 मिलियन दिए थे उनका मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने बैंक कार्ड फेंक दिया है। आप खुद बैंक जाए, कार्ड गुम होने की रिपोर्ट कीजिए और पैसे वापस ले लीजिए। मुझसे दोबारा कभी संपर्क मत करना। आखिरी सलाह। सू चेन के परिवार में हर कोई बहुत ताकतवर है। उसकी बेटी तो बेहद ताकतवर है। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। बस, मैं फ़ोन रख रही हूँ। इतना कहकर तांग वानपिंग ने कॉल काट दी। बीप की आवाज़ सुनकर गुवान शाओफान ने गुस्से में अपना पैर दीवार पर पटका और बड़बड़ाते हुए कहा, धिक्कार है। बूढ़ा झांग उसे शांत करने के लिए पास आया। बूढ़े गुवान, गुस्सा मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है। सू, ये परिवार मुझे बेहद गुस्सा दिलाता है। वे बहुत अहंकारी हैं। हम जैसे पुराने सहकर्मियों और बड़ों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाते। तो उनकी काप मछली रातों रात ड्रैगन गेट के ऊपर से कूद गई। तो क्या हुआ? सू चेन तो सिर्फ चौथी श्रेणी का उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट है। मैंने सुना है कि आजकल सिर्फ ग्रैंड मास्टर ही बड़े नाम माने जाते हैं। वह बड़े लोगों की श्रेणी से बहुत दूर है, फिर भी वह अपने बड़ों की अवहेलना करते हुए अकड़कर घूमता है, बेहद घृणित। उस तरह के रौब के साथ कोई न कोई उसे देर सवेर गिरा ही देगा। गुवान शाओफान की पत्नी मियाओ सिंग ने उनसे कहा, गुवान शाओफान, मेरे साथ बाहर आइए। गुवान शाओफान ने फ्राउनिंग करते हुए उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। जब वे अकेले हुए तो मियाओ सिंग ने तुरंत उसका कान पकड़कर फुफकारा, गुवान शाओफान, क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो? तुमने एक बेहतरीन मौके को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ध्यान से सुनो, अगर तुम हमारे बेटे वेई वेई को एक बेहतरीन मार्शल आर्ट प्रशिक्षक नहीं ढूंढते तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हारी रखेल और बच्चा भुगतें। कुछ हल निकालो। सू चेन की तरफ भोज आधे समय तक पूरे जोश में चल रहा था। बूढ़े पेई ने सू ये से कहा, बूढ़े सू, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी नहीं बदली है, आज भी उतनी ही जवान है जितनी 3 साल पहले थी। अब तो और भी जवान और खूबसूरत हो गई हैं। सू ये ने जवाब दिया, तो क्या मैं बूढ़ी दिखती हूँ? भाभी के बाद थोड़ा बहुत। हा। बूढ़े पेई ने साफ साफ सच कहा। सू ये ने अपनी चॉपस्टिक के पिछले हिस्से से ओल्ड पेई के कंधे पर हल्के से मारा। मैं चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूं, एक सुंदर बूढ़ा आदमी। हाँ, उस जमाने में आप हमारे स्कूल के सबसे सुंदर शिक्षक थे। याद है आपकी कक्षा की लड़कियां नशे में चूर। बूढ़े पेई की जबान और भी खुल गई। खतरे को भांपते हुए सू ये ने ओल्ड पेई के मुंह में कद्दू का केक ठूंस दिया। तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता खा लो। फिर उसने अपने बगल में बैठी मदर सू शियाओ युक्सियू पर तिरछी नजर डाली। ये देखकर कि उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया, उसने चुपके से राहत की सांस ली। असल में कुछ खास नहीं था, बस उस समय वह बहुत आकर्षक था और उसकी कक्षा की कुछ किशोरियों ने उसे प्रेम पत्र लिखे थे। उसने इस बात को पूरी तरह गुप्त रखा, तुरंत अपनी कक्षा बदल ली और स्कूल में कम से कम आने लगा। उसने शियाओ युक्सियू को बताने की हिम्मत नहीं की थी। उसे डर था कि वह उसे एक गंदे और असभ्य इंसान में बदल देगी, उसे भद्दे कपड़े पहनाएगी, उसकी दाढ़ी काटने या यहाँ तक कि चेहरा धोने से भी मना करेगी। बूढ़े पेई ने मुंह में कद्दू का केक भरे हुए महसूस किया कि उसने बहुत कुछ कह दिया है और चुपचाप खाना जारी रखा। ओल्ड वो बात बदलने ही वाला था कि शियाओ युक्सियू बोल पड़ी, ओह वो बात, मुझे पता था। ओल्ड सू ने इसी वजह से अपनी कक्षा बदल ली थी। बूढ़े पेई का सिर पूरी तरह झुक गया, उसने सूर्य की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। बहुत खूब, उसका तो अंत निश्चित था।
सू ये ने सू चेन के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बेटे देखो, तुम्हारी माँ न केवल खूबसूरत हैं बल्कि उनकी याददाश्त भी कमाल की है और उनका दिल सोने जैसा है। एक आदर्श पत्नी और माँ। वह मुझे कभी डांटती नहीं, मारती तो दूर की बात है। इन वर्षों में मैंने पूर्ण आनंद का जीवन व्यतीत किया है। अपने पिता की मदद के लिए की गई बेताब गुहार को पढ़कर सू चेन मुस्कुराया और मासू के कटोरे में चिकन लेग पीस रख दिया। माँ, जितना ज्यादा मुस्कुराओगे, दिल और चेहरे दोनों जवान रहेंगे। मासू ने सू ये को घूर कर देखा और फिर सू चेन से जवानी बनाए रखने के अन्य तरीकों के बारे में बातचीत करने लगी। विषय को सुरक्षित रूप से बदलते हुए सूये ने चुपके से सू चेन को टेबल के नीचे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। सू चेन ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। पारिवारिक माहौल फिर से जीवंत हो उठा। दावत के बाद वे निजी कमरे से निकल गए। सू ये ने उस शाम सबको सू चेन के घर डिनर पर ले जाने की योजना बनाई थी। कल पिता सू और माता सू, ओल्ड वू और अन्य लोगों को शाही राजधानी घुमाएंगे, जिससे सू चेन को इस कर्तव्य से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही वे लॉबी में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि गुवान शाओफान का समूह प्रवेश द्वार के पास बातचीत कर रहा था। जाहिर तौर पर उनका काम भी खत्म हो चुका था और वे अलग होने वाले थे। सू ये ने उन्हें हवा की तरह समझा और चलती रही मुख्य द्वार की ओर। तभी घूमने वाले दरवाजे से कोई बाहर निकला। ये शिक्षा मंत्री यंग होंगशान थीं। इसके बाद कई लोग। यंग होंगशान की निगाहें लॉबी में मौजूद सू चेन परिवार पर टिक गईं। उनकी ओर बढ़ते हुए उनके आमतौर पर गंभीर रहने वाले चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका रास्ता सीधे गुवान शाओफान के समूह के पास से होकर गुजरता था। गुवान शाओफान की पत्नी ने उनका हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहा, प्रिय, ये तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री यंग होंगशान हैं, एक ग्रैंड मास्टर। क्या वो यहाँ आ रहे हैं? क्या वो आपको जानते हैं? वह एक बार अपने पिता के साथ एक सम्मेलन में गई थी और उसने मंच पर मंत्री यंग होंगशान को संक्षिप्त भाषण देते हुए देखा था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यंग होंगशान को यहाँ दोबारा देखूंगी। और अब वह मुस्कुराते हुए उनकी ओर चलने लगा। उसका यंग होंगशान से कोई संबंध नहीं था, एकमात्र संभावना उसका पति था, जो शिक्षा मंत्रालय में काम करता था। ये सुनकर गुवान शाओफान दंग रह गया। शिक्षा मंत्री मुस्कुराते हुए सीधे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल आर्ट स्कूलों पर वह रिपोर्ट, जिसे लिखने के लिए उन्होंने रातों की नींद ली थी, मंत्री के पास पहुंच गई हो और यंग होंगशान को उससे बहुत प्रभावित किया हो? इस विचार से वह रोमांचित हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे मुर्गी का खून इंजेक्ट कर दिया गया हो। हा, स्वर्ग कभी मनुष्य का मार्ग नहीं रोकता। गुवान शाओफान, तुम्हारा समय आ गया है। मैं आखिरकार आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया हूं। शिक्षा मंत्री का ध्यान मिलने से ऐसी शक्ति, संसाधन और संपर्क मिलते हैं जो एक तुच्छ सू चेन के पास नहीं हो सकते।